आज के समय में सबसे ज़्यादा वर्चुअल रियलिटी गेम्स खेली जाती हैं और जो गेम इस समय सबसे पॉपुलर है उसके इस समय 3 करोड़ यूजर्स हैं और उस गेम का नाम है शंग्री-ला फ्रंटियर। और इस समय सुनराकू एमुल, ब्लैक और अरामिस के साथ मैजिक ऑपरेशन यूनिट ढूंढ रहा है जिससे वो ब्लैक को एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बना सके। फिर ये लोग एक नए एरिया तक पहुंच जाते हैं और ब्लैक और अरामिस उस चद्दर से बाहर आ जाते हैं जो सुनराकू ने ओढ़ रखी थी ब्लैक और अरामिस को छिपाने के लिए। और फिर सुनराकू भी वो चद्दर उतार देता है और एमुल सुनराकू से पूछती है, क्या मैं भी अपने असली रूप में आ सकती हूँ? सुनराकू कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है। और फिर ये लोग इस रूइंस ऑफ पास्ट ग्लोरीज नाम के एरिया में एंटर करते हैं और सुनराकू इस जगह को देखकर कहता है, लगता है ये चीज डिविनिटी के समय में बनी होगी, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी चीज क्यों बनाई होगी और पता नहीं कैसे ये कल्चर खत्म हो गया। और लगता है कि प्रोफेसर से मिलने के बाद मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें प्रोफेसर, जो लोर क्लैन का लीडर है, इस दुनिया की सच्चाई की खोज में जुड़ने के लिए सुनराकू को रिक्वेस्ट करता है। सुनराकू सोचता है प्रोफेसर सही कह रहा है, क्योंकि अकेले शंग्री-ला फ्रंटियर के सारे सिनारियो के बारे में पता करना लगभग नामुमकिन जैसा ही है। और खास तौर पे वो सिनारियो जिनमें हमें 7 कॉलोसी के बारे में पता चलता है। और सुनराकू फिर प्रोफेसर की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और प्रोफेसर कहता है, क्या मैं इसका मतलब ये समझ सकता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? सुनराकू कहता है, हाँ, लेकिन अभी मुझे कुछ और काम करना है। लेकिन अगर तुम वेथरमॉन के बारे में जानना चाहते हो तो कोई है जो उसके बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानता है और उसका नाम है पेंसिल गन। पेंसिल गन का नाम सुनते ही प्रोफेसर सोचता है, पेंसिल गन द जायंट किलर, और मैंने इसके बारे में सुना है कि ये शॉर्ट्सवुल्फ क्लान से बात कर रही थी। और फिर प्रोफेसर कहता है, ठीक है सुनराकू, हम दोबारा मिलेंगे। और प्रोफेसर वहां से चला जाता है। और अब प्रेजेंट में सुनराकू कहता है, मुझे यकीन है कि प्रोफेसर पेंसिल गन का नाम सुनने के बाद पीछे हट गया और अब मैं इस गेम को अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ और मैं जल्द से जल्द इन्वेंटोरिया में रखे हुए आइटम्स को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। फिर ब्लैक कहती है, उस प्रोफेसर को तो लगभग हमारे बारे में पता चल ही गया था। सुनराकू कहता है, मुझे तो पूरा यकीन है कि प्रोफेसर को आइडिया लग गया था कि मैं कुछ ना कुछ तो जरूर छिपा रहा हूँ। ये बात सुनकर अरामिस और ब्लैक हैरान हो जाते हैं। सुनराकू कहता है, प्रोफेसर लोर क्लैन का लीडर है और वो कोई बेवकूफ आदमी नहीं है और मुझे लगता है कि वो पहली मीटिंग में मेरे साथ ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहता था। और वैसे भी सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उस एरिया तक पहुंच चुके हैं जहां हम पहुंचना चाहते थे और अब हमें मैजिक ऑपरेशन यूनिट को ढूंढना है। तभी ब्लैक सुनराकू को बताती है कि यहाँ उन्हें हर वक्त उन गोलेम्स पे नजर रखनी है जो कभी खत्म नहीं होते। अचानक ये गोलम ऊपर से इनके साइड में लैंड करता है और ब्लैक आगे कहती है, ये जगह इन गोलम से भरी पड़ी है और ये डिविनिटी के समय के गोलम्स हैं। और फिर वो गोलम सुनराकू पर फायर अटैक करता है, लेकिन सुनराकू बड़े ही आसानी से उसका अटैक डॉज करके कहता है, लगता है तुम्हारे पास पावर है लेकिन तुम्हारे पास स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। और फिर सुनराकू गोलम पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ भागता है, लेकिन अचानक अरामिस सुनराकू के आगे आ जाता है और गोलम पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और उसके एक ही अटैक से गोलम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। और फिर सुनराकू ड्रॉप आइटम्स को ढूंढते हुए कहता है, क्या तुमने अपने अटैक से ड्रॉप आइटम्स को भी जला दिया? अरामिस झूमते हुए कहता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पावर इस्तेमाल कर ली। तभी ब्लैक उसके सर पे हथौड़ा मारकर कहती है, बेवकूफ, तुम्हें एक इतने कमजोर गोलेम को मारने के लिए एक ड्रैगन किलर अटैक इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। अरामिस कहता है, मेरी प्यारी सुंदरी, बस मेरे सर पे मत मारना प्लीज। सुनराकू कहता है, मैं समझ गया कि अरामिस काफी स्ट्रांग है, लेकिन ये गोलम्स मुझे कोई बड़ा खतरा नहीं लग रहे हैं। ब्लैक कहती है, सारे गोलम्स एक जैसे नहीं होते और जो गोलम्स सही में खतरनाक होते हैं वो पैदा होते हैं लोकल एलिमेंट्स से। और फिर एक पत्थर जैसा गोलम घूमते हुए सुनराकू के पास आ जाता है और उसके पैर से चिपक जाता है और जैसे ही सुनराकू उसे देखता है वो फटने वाला होता है, लेकिन ब्लैक अपने हथौड़े से उसे हिट कर कर दूर उड़ा देती है और उसके फटने से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी एमुल कहती है, सुनराकू वहां पर देखो। और फिर ये देखते हैं कि एक बहुत बड़े गोलम में से लगातार काफी सारे छोटे छोटे गोलम निकल रहे हैं और फिर वो छोटे छोटे गोलम इनको घेर कर इनके पास आकर फटना शुरू कर देते हैं और ये लोग उनसे बचने लगते हैं। और सुनराकू बचते हुए कहता है, इन छोटे गोलम से लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है और हमें उस मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा जिसके अंदर से गोलम निकल रहे हैं। और एमुल और अरामिस भी गोलम को मारते जा रहे हैं, लेकिन सारे गोलम एमुल और अरामिस की तरफ ही जा रहे हैं, जो देखकर सुनराकू कहता है, लगता है
अरामिस के हाई लेवल की वजह से और एमुल के मैजिक की वजह से ये उन दोनों को बड़ा खतरा समझ रहे हैं और इसका फायदा उठाकर हम उस बड़े गोलम को मार सकते हैं। और फिर सुनराकू ब्लैक को अपने ऊपर बिठाकर छोटे मोटे गोलम से बचते हुए उस बड़े गोलम तक पहुंच जाता है। लेकिन इनके अटैक करने से पहले ही वो बड़ा गोलम छलांग मारकर एक पिलर से जाकर चिपक जाता है। तभी अरामिस काफी दूर से अटैक करता है और उस पिलर को बीच में से तोड़ देता है जिस पर वो गोलम चिपका हुआ है। और गिरते हुए पिलर पर से ही वो बड़ा गोलम काफी ऊंची छलांग मारता है। और ब्लैक सुनराकू से कहती है ये अच्छा टाइम हो सकता है उस वेपन को इस्तेमाल करने के लिए। और सुनराकू फिर एक दूसरी तलवार निकालता है और इन्हें ये तलवार एक एनिमी से लड़कर मिली थी और पहले ये तलवार काफी जंग लगी हुई थी, लेकिन ब्लैक ने इसे पॉलिश करके बिल्कुल अच्छी कंडीशन में ला दिया है। और सुनराकू पहले ही वहां पहुंच जाता है जहां गोलम लैंड करने वाला है और सुनराकू गोलम को बीचों बीच में से हिट करता है जिससे गोलम थोड़ा टूट जाता है और गोलम का कोर थोड़ा दिखाई देने लगता है। और ब्लैक फिर अपने हथौड़े से उसके कोर पर अटैक करके उसे हवा में उड़ा देती है और सुनराकू देखता है कि अब एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। और सुनराकू जल्दी से पीछे की तरफ भागने लगता है और फिर गोलम के फटने से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जैसे तैसे ये लोग उस ब्लास्ट से बच जाते हैं और फिर ये लोग देखते हैं कि ऊपर से ड्रॉप आइटम्स गिर रहे हैं। और फिर सुनराकू इस ड्रॉप आइटम्स की डिटेल पढ़ने लगता है और ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये ड्रॉप आइटम एक ग्रेनेड है। फिर अगले सीन में सुनराकू एक और गोलम को मार देता है और जो ड्रॉप आइटम्स इस गोलम से सुनराकू को मिलता है उससे कुछ पर्टिकुलर टाइप के मॉन्स्टर्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन में ये नहीं लिखा कि किस टाइप के मॉन्स्टर इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और मौका देखकर अरामिस ब्लैक के कंधे पर हाथ रख के कहता है मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ मेरी सुंदरी। ब्लैक गुस्से में अरामिस को हथौड़ा मारते हुए कहती है मुझसे अपने हाथ दूर रखो। अरामिस कहता है प्लीज मेरे जबड़े पे मत मारो। और फिर ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और ब्लैक सुनराकू से कहती है हमने आसपास के सभी गोलम्स को हरा दिया है और क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो वर्कशॉप जिसके अंदर मैजिक ऑपरेशन यूनिट है वो हमारे आसपास ही होगी। सुनराकू कहता है मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन वो जगह डिविनिटी के समय की है, इसलिए हो सकता है कि वो एक फैक्ट्री हो और जहाँ तक है वो काफी इम्पोर्टेंट जगह होगी और उस जगह पर सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसका मतलब है गोलम भी सबसे ज्यादा होंगे। अरामिस कहता है मैं समझ गया और तुम इसी वजह से उस जगह को ढूंढ रहे थे जहाँ तुम्हें सबसे ज्यादा गोलम मिले। और फिर ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और सुनराकू मलबा हटाते हुए कहता है मुझे यकीन है कि जिस जगह को बाहर के खतरे से प्रोटेक्ट करना सबसे आसान होगा वो जगह अंडरग्राउंड होगी। और फिर ये सभी इस अंडरग्राउंड जगह को देखते हैं और इससे नीचे देखते हुए इन्हें इसका कोई अंत नजर नहीं आता। लेकिन इन चारों को नहीं पता कि इनको काफी दूर से पेंसिल गन और ओइकार्जो देख रहे हैं। और पेंसिल गन ओइकार्जो से कहती है इस कबूतर बुद्धि को क्या लगा कि मेरे मेल्स को इग्नोर करके ऐसे ही भाग जाएगा। ओइकार्जो कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। पेंसिल गन कहती है तो क्यों ना हम इसको एक बार किल कर दें। ओइकार्जो कहता है काफी अच्छा आइडिया है। अभी ये चारों इस अंडरग्राउंड जगह में देख रहे हैं जिसका इन्हें कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। फिर ब्लैक एक लोहे का टुकड़ा उठाकर उस अंडरग्राउंड जगह में फेंक देती है और ये चारों कान लगाकर इंतजार करते हैं कि कब उस लोहे के गिरने की इन्हें आवाज आएगी। और फिर काफी देर बाद इन्हें उसके गिरने की आवाज आती है। एमुल कहती है ये तो काफी गहरी जगह है। सुनराकू कहता है अब पता नहीं हमें क्या करना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आती है मेरे पास रस्सी है। और सुनराकू ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है इससे काम बन जाएगा। और सुनराकू जैसे ही पलटता है देखता है उसके पीछे पेंसिल गन और ओइकार्जो खड़े हैं। सुनराकू इन्हें देखते के साथ भागने लगता है, लेकिन ओइकार्जो रस्सी से सुनराकू को पकड़ लेता है और फिर पेंसिल गन और ओइकार्जो सुनराकू की क्लास लगाते हैं। पेंसिल गन कहती है तुम्हें हमें देखते के साथ भागने से ये बात तो साफ हो जाती है कि तुमने हमारे मेल्स पढ़ लिए थे, लेकिन तुमने उन्हें इग्नोर कर दिया। सुनराकू पूछता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। पेंसिल गन बताती है तुमने क्रिस्टल स्कॉर्पियन से मिला हुआ मटेरियल इन्वेंटोरिया में डाल दिया था और तुम्हें पता है ना कि क्रिस्टल स्कॉर्पियन सिर्फ क्रिस्टल क्लिफ नेस्ट में ही मिलते हैं। सुनराकू सोचता है मैं तो ये भूल ही गया था कि हम तीनों इन्वेंटोरिया शेयर करते हैं। फिर ओइकार्जो कहता है और उसके बाद हमें आइडिया लग गया कि तुम यहीं पर आओगे। ब्लैक पूछती है ये लोग कौन हैं? एमुल बताती है ये दोनों सुनराकू के फ्रेंड्स हैं। ओइकार्जो कहता है ये ब्लैक रैबिट और ये कैट कौन है? सुनराकू कहता है ये यूनिक सिनेरियो से हैं और तुम इसके बारे में बस सपना ही देख सकते हो ओइकार्जो। और ये हैं ब्लैक स्मिथ ब्लैक और ये है स्वॉर्ड मास्टर अरामिस।
लेकिन यूनिक सिनेरियो का ताना सुनकर वही कार्डो का दिमाग थोड़ा सटक चुका है और वो कहता है सिर्फ मुझे ही क्यों कोई यूनिक सिनेरियो नहीं मिलता। फिर सुनराकू कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि मुझे नॉन स्टैंडर्ड ईथर रिएक्टर को ठीक करने के लिए एक आइटम की जरूरत है और उस आइटम का नाम है मैजिक ऑपरेशन यूनिट और मुझे लगता है कि मैजिक ऑपरेशन यूनिट इस अंडरग्राउंड जगह में होगी। और फिर सुनराकू और पेंसिल गन ओइकार्डो को नीचे जाने के लिए कहते हैं और ओइकार्डो फिर अपनी रस्सियों को बांध कर नीचे जाने लगता है और फिर काफी देर बाद ओइकार्डो नीचे पहुंच जाता है और नीचे से सबको आवाज मारता है यहाँ कोई खतरा नहीं है, तुम सब नीचे आ सकते हो। और फिर बाकी सब भी नीचे आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ओइकार्डो आगे बढ़ता है उसका पैर एक जगह पर पड़ जाता है जिससे सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और फिर एक ट्यूब में से एक गोलम इनके सामने आ जाता है। फिर सुनराकू कहता है इसके पीछे एक गेट है और लगता है कि ये गोलम उस गेट का गेट कीपर है। ब्लैक थोड़ा परेशान होकर कहती है क्या हम इसे हैंडल कर पाएंगे। अरामिस आगे बढ़ते हुए कहता है चिंता मत करो मेरी प्यारी सुंदरी, क्योंकि कोई भी दुश्मन मेरी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर अरामिस उस गोलम पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन वो गोलम अपने हाथ से शील्ड बनाकर उसका अटैक रोक लेता है। ये देखकर ब्लैक कहती है ये गोलम बाकी सभी गोलम से अलग लेवल पर है। तभी पेंसिल गन कहती है ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि वो तिगड़ी वापस एक साथ आ चुकी है जिसने वेथरमॉन को हराया है। फिर ओइकार्डो कहता है वुल्फ गैंग क्लैन के बनने के बाद ये पहली बार है जब हम एक साथ आए हैं। अगर आप व्यूअर्स को याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन तीनों ने एक क्लैन बनाया था जिसका नाम है वुल्फ गैंग। और फिर सुनराकू आगे भागता है और अपने मून ब्लेड से स्पेशल अटैक करता है जिससे सामने से अटैक करने पर पीछे से अटैक लगता है और सुनराकू के अटैक से इस गोलेम को ठीक ठाक डैमेज हो जाता है। और फिर सुनराकू दीवार पे भागने वाले स्किल का इस्तेमाल करके इस गोलेम के पीछे आ जाता है। तभी अचानक ब्लैक और ओइकार्डो इस गोलेम पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन ये गोलेम अपने दोनों हाथों से शील्ड निकालकर इन दोनों का अटैक ब्लॉक कर लेता है और गोलेम लेजर से पीछे सुनराकू पर अटैक करता है। तभी ओइकार्डो और ब्लैक पीछे हटकर गोलेम पर साइड से अटैक करते हैं जिससे वो एक जगह दब जाता है और मूव नहीं कर पाता। और गोलेम के नाहिल पाने का फायदा उठाकर अरामिस और एमुल उस पर कंबाइंड अटैक करते हैं और इस अटैक से गोलेम की छाती में क्रैक पड़ जाता है, जिसके बाद पेंसिल गन अपना भाला फेंककर उसी क्रैक में मारती है जिससे गोलेम काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और फिर सुनराकू ब्लैक और ओइकार्डो गोलेम को पीटते जाते हैं जिससे वो मर जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद पेंसिल गन और सुनराकू बातें कर रहे हैं और पेंसिल गन सुनराकू को बताती है शंग्रीला फ्रंटियर में सिर्फ 5 हीरो वेपन्स हैं और ये मेरा भाला उन 5 वेपन्स में से एक है और इस भाले के मेरे पास होने की वजह से जो हीरो की जॉब होती है वो मेरे लिए अनलॉक हो चुकी है और इसको हासिल करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। फिर सुनराकू ओइकार्डो से कहता है तुमने ही कहा था कि तुम्हारे पास एक स्किल है जिससे तुम इस गेट को खोल सकते हो। ओइकार्डो जो इस गेट को काफी देर से खोलने की कोशिश कर रहा है कहता है मेरा स्किल सिर्फ पहले लेवल पर है, ठीक है, और इसी वजह से मेरे स्किल का सक्सेस रेट काफी कम है। और फिर ओइकार्डो अपने स्किल का इस्तेमाल करके गेट ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और फिर सुनराकू कहता है मुझे लगा था कि उस गोलेम को मारकर हमें कोई चाबी मिल जाएगी जिससे हम इस गेट को खोल पाएंगे, लेकिन तभी ओइकार्डो के एक बार और ट्राई करने पर गेट खुल जाता है। और ओइकार्डो फिर सुनराकू को ताना मारते हुए कहता है इससे पता चलता है कि हम दोनों के अंदर स्किल का कितना ज्यादा डिफरेंस है। सुनराकू कहता है वो इंसान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जिसने आज तक कोई भी यूनिक सिनेरियो अनलॉक नहीं किया है। और यूनिक सिनेरियो का ताना सुनकर ओइकार्डो का दिमाग सटक जाता है और वो सुनराकू का गला दबाने लगता है। और गेट खुलने के बाद ये सभी अंदर एक काफी बड़ी लेबोरेटरी देखते हैं। फिर पेंसिल गन कहती है इस लेबोरेटरी को देखकर साफ पता चलता है कि इसके अंदर हमें काफी सारे आइटम्स मिलने वाले हैं। फिर सुनराकू कहता है ठीक है, फिर हम सारे आइटम्स बांट लेंगे और मुझे यकीन है कि मैजिक ऑपरेशन यूनिट भी इस लेबोरेटरी के अंदर ही होगा। और फिर सभी लेबोरेटरी के अंदर आइटम्स ढूंढना शुरू करते हैं। फिर सुनराकू के एक जगह पर बटन दबाने पर एक मॉन्स्टर का होलोग्राम बन जाता है जो देखकर सुनराकू कहता है क्या इन्हीं मॉन्स्टर्स ने इस जगह पर हमला किया था। और वो तो एक ओमेगा का निशान है और ये आमतौर पर एक सीक्रेट वेपन या बॉस मॉन्स्टर पे मिलते हैं। और सुनराकू की सारी बातें ओइकार्डो और पेंसिल गन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। फिर मैजिक ऑपरेशन यूनिट को काफी देर ढूंढने के बाद ओइकार्डो ब्लैक से कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो चीज आखिर दिखती कैसी है। ब्लैक बताती है मैजिक ऑपरेशन यूनिट का साइज लगभग इतना बड़ा होगा। और दूसरी तरफ सुनराकू के पास एमुल अपने सर पे कुछ रखकर लाई है और कहती है सुनराकू क्या ये देखने में कूल नहीं लग रहा। सुनराकू एमुल को गोदी में उठाकर कहता है एमुल इस चीज को कहीं पर फेंक दो, ठीक है,
फिर सुनराकू जब एमुल को गोदी में लेकर घूम ही रहा होता है तभी ब्लैक उन्हें देखकर चौंक जाती है और कहती है, एमुल, जो चीज तुम्हारे सर पर है वो मैजिक ऑपरेशन यूनिट है। और फिर सुनराकू कहता है, ब्लैक, हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है और हमें जल्दी से रैबिटज़ो चलना चाहिए। अचानक पेंसिल गन और ओइकार्डो सुनराकू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, सुनराकू, हमें ये अच्छे से पता है कि मौका देखते के साथ तुम भाग जाओगे। फिर अगले सीन में वापस जाते हुए सुनराकू को ओइकार्डो ने रस्सी से बांध रखा है जिससे सुनराकू कहीं भाग ना जाए। सुनराकू कहता है, अब काफी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। फिर ओइकार्डो कहता है, जब से हमारे बारे में सबको पता चला है कि हमने वेथरमॉन को हराया है तब से हमें काफी कुछ झेलना पड़ा है और एक बार मुझे अजीबोगरीब लोगों ने घेर लिया था जो तुम्हारे रैबिट में इंटरेस्टेड हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं और सही में ये काफी डरावना था। फिर पेंसिल गन कहती है, और मुझे शॉर्ट्सवुल्फ क्लैन की लीडर और अटैक मास्टर ने खुद बातचीत करने के लिए बुलाया था। फिर सुनराकू कहता है, मेरे पास ये मैजिक ऑपरेशन यूनिट का इवेंट है जो पूरा करने के लिए मुझे जाना होगा। और ओइकार्डो ब्लैक से पूछता है, क्या तुम्हें इसके लिए सुनराकू की जरूरत है? ब्लैक कहती है, नहीं, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। ये सुनकर पेंसिल गन कहती है, क्यों ना हम मैजिक ऑपरेशन यूनिट ब्लैक रैबिट को दे दें और अभी के लिए हम सब 8-फोल्ड सिटी चलते हैं। सुनराकू कहता है, अब मैं बचकर नहीं जा सकता। फिर अगले सीन में ये लोग 8-फोल्ड सिटी पहुंच चुके हैं और सुनराकू के कपड़े देखकर पेंसिल गन कहती है, सुनराकू, क्या तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनते हो? सुनराकू कहता है, मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को छुपाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है और जो मैंने पहना हुआ है ये एक हेड गियर है, इसलिए मैं इसको लेगाकॉन के मार्क के बावजूद भी पहन सकता हूँ। ओइकार्डो कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम आधे नंगे इसलिए घूमते हो क्योंकि तुम्हें ये पसंद है। सुनराकू कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं भी काफी सारे गियर ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस गेम में इतनी फ्रीडम होने के बावजूद भी एक हैंडीकैप की तरह खेल रहा हूँ। और फिर ब्लैक और अरामिस मैजिक ऑपरेशन यूनिट लेकर रैबिटज़ो चले जाते हैं, लेकिन एमुल नहीं जाती। फिर सुनराकू एमुल से कहता है, अगर मुझसे पूछो तो मैं चाहता था कि तुम रैबिटज़ो चली जाओ। एमुल कहती है, क्या तुम मुझे दोबारा छोड़कर जाना चाहते हो? सुनराकू कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इन दोनों ने मेरे लिए क्या जाल बिछाया होगा। ये सुनकर पेंसिल गन कहती है, एमुल, हमारे पास तुम्हारे लिए भी एक रोल है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। सुनराकू रुककर पूछता है, रोल से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी सुनराकू देखता है कि उसके सामने अनिमालिया अपने क्लान के साथ खड़ी है और वो एमुल एमुल चिल्लाते हुए इनकी तरफ दौड़ती है। सुनराकू भागने की कोशिश करता ही है कि पेंसिल गन और ओइकार्डो उसे पकड़ लेते हैं और फिर अनिमालिया और उसके ग्रुप को अपनी तरफ आते हुए देखकर सुनराकू को याद आता है कि अनिमालिया को सिर्फ एमुल में इंटरेस्ट है और सुनराकू कहता है, इनका टारगेट एमुल है, मैं नहीं। और फिर सुनराकू एमुल को उनकी तरफ फेंक देता है और वो लोग एमुल को पकड़ने के लिए आपस में ही गुत्थम गुत्ता करने लगते हैं। एमुल चिल्लाती है, सुनराकू, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? सुनराकू कहता है, मुझसे नफरत मत करना एमुल, क्योंकि कभी कभी सैक्रिफाइस देना भी जरूरी होता है। फिर पेंसिल गन कहती है, बिना एमुल के अनिमालिया को शांत करना काफी मुश्किल काम है। सुनराकू पूछता है, आखिर तुम लोगों ने इन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तभी वहाँ पर साइगर 100 जो शॉर्ट्सवुल्फ क्लान की लीडर है साइगर 0 के साथ वहाँ पर आ जाती है। फिर साइगर 100 कहती है, सुनराकू, मैं तुमसे काफी समय से बात करना चाहती थी और मैं साइगर 100 हूँ जो शॉर्ट्सवुल्फ क्लान की लीडर है और ये साइगर 0 है। और फिर साइगर 0 जिसका असली दुनिया में नाम रे सैगा है, उसका रकुरो हिजोतोमी पर क्रश है और रकुरो हिजोतोमी गेम के अंदर सुनराकू है। और सुनराकू को देखकर साइगर 0 सोचती है, सुनराकू पहले से भी ज्यादा ताकतवर और कूल लग रहा है। तभी पेंसिल गन साइगर 100 के संतरों को देखकर कहती है, लगता है तुमने इनका साइज कम कर लिया है। साइगर 100 कहती है, तुम जब भी मिलती हो तुम मुझसे यही बात कहती हो। इनकी बातें सुनकर सुनराकू सोचता है, क्या ये दोनों रियल लाइफ में दोस्त हैं? तभी वहाँ पर प्रोफेसर आकर कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे कांटेक्ट करोगे। फिर सुनराकू कहता है, पेंसिल गन, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? पेंसिल गन कहती है, हम यहाँ पर खड़े होने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए मैंने पास में एक जगह बुक कर रखी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी ये सब लोग एक होटल के रूम में मीटिंग कर रहे हैं। सुनराकू कहता है, मैं समझ गया कि तुम लोग चाहते हो कि मैं एक ही बारी में तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूं। पेंसिल गन कहती है, जवाब देने में तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये लोग तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। और क्या तुम ऐसा चाहते हो? सुनराकू कहता है, ठीक है। फिर साइगर 100 कहती है, मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ और हमारे क्लान को एक यूनिक मॉन्स्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो है लेगाकॉन द नाइट स्लेयर। और बदले में हम तुम्हें तरीका बताएंगे जिससे तुम अपना लेगाकॉन का मार्क हटा सकते हो। ये सुनकर सुनराकू सोचता है, अगर लेगाकॉन का मार्क हट गया तो मैं अपनी बॉडी पर काफी अच्छा गियर पहन सकता हूँ।
फिर साइगर जीरो आगे कहती है, हमारे क्लैन का मकसद है लाइगाकोन द नाइट स्लेयर को हराना, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि हमने अभी तक उससे ठीक से फाइट नहीं करी है। हालांकि हमें एक दो बार उससे लड़ने का मौका मिला है, लेकिन लाइगाकोन द नाइट स्लेयर ने हमें कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन लेने से पहले मार दिया। और अभी सुनराकू सोच रहा है मुझे इसे कितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और जो यूनिक सिनेरियो मैं कर रहा हूँ वो पूरे एसएलएफ में कोई नहीं कर रहा, और अगर एसएफ ज़ू क्लान को पता चल गया उन रैबिट्स के बारे में तो मेरे शांति से काम करने के दिन खत्म हो जाएंगे, और मैं ओइकार्डो और पेंसिल गन पर से ध्यान नहीं हटा सकता क्योंकि इन्हें ब्लैक और अरामिस के बारे में पता चल चुका है। और फिर सुनराकू कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बस सीधे सीधे लड़ाई करके यूनिक मॉन्स्टर को हरा दोगे तो ऐसा नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के लिए, जब हमने वेथरमॉन द टूम गार्ड से फाइट करी थी उससे पहले हमें एक यूनिक सिनेरियो कंप्लीट करके वहां तक पहुंचना पड़ा था। फिर पेंसिल गन कहती है, लाइगाकोन द नाइट स्लेयर कभी भी किसी के भी सामने आ जाता है, हालांकि तुम्हें उसे हराने से पहले कोई ना कोई सिनेरियो करना ही होगा जिससे वो हार पाए। साइगर 100 कहती है, जहाँ तक ये सभी सिनेरियोस नए कॉन्टिनेंट में हैं जो अपडेट के बाद आया है। पेंसिल गन कहती है, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती, और मुझे लगता है कि दो यूनिक मॉन्स्टर जिनके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला है बस वो ही नए कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड होंगे। तभी प्रोफेसर साइगर 100 से कहता है, नए कॉन्टिनेंट से मुझे याद आया और मुझे उम्मीद है कि मेरी बीवी तुम्हें परेशान नहीं कर रही होगी। साइगर 100 कहती है, नहीं कोई परेशानी नहीं है, और मिस डायनामाइट काफी इंटरेस्टेड है नए कॉन्टिनेंट में जाने के लिए। फिर प्रोफेसर सबको यूनिक मॉन्स्टर जिन्हें 7 कोलोसी भी बोला जाता है उनके बारे में बताता है। सबसे पहले लाइगाकोन द नाइट स्लेयर, और वो एक ब्लैक वुल्फ है और वो कभी भी किसी के भी सामने आ जाता है, और उसके बारे में अफवाह है कि वो एक फीमेल है। और दूसरे नंबर पर कटारनेट ऑफ द अबिस है, और ये पानी के अंदर रहता है और इसे अभी तक किसी भी प्लेयर ने नहीं देखा है, और इसकी इन्फॉर्मेशन बस हमें एनपीसी से मिली है। तीसरे नंबर पर सिगवम द स्काई रूलर, और ये भी लाइगाकोन की तरह किसी के भी सामने आ जाता है, लेकिन इसके काफ़ी ऊंचाई पर उड़ने की वजह से किसी भी प्लेयर की इससे फाइट नहीं हुई है। और चौथे पर है ऑर्केस्ट्रा ऑफ द डूम एको, और इसके बारे में एक प्लेयर को एक बुक में इन्फॉर्मेशन मिली थी जब उस प्लेयर ने द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ एनवर्थ पर हमला किया था। और ऑर्केस्ट्रा ऑफ डूम के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि नेचर को कंट्रोल करके सुनामी, फायर और लाइटनिंग से अटैक कर सकता है। और 5वें नंबर पर है वेथरमॉन द टूम गार्ड, जिसे सुनराकू और उसके दोस्तों ने हराया है। और हमारे पास इन यूनिक मॉन्स्टर की बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। फिर पेंसिल गन कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइटम है, द टूम ऑफ ट्रूथ, द टूम गार्ड, और इसके अंदर वेथरमॉन के काफी काम के सीक्रेट्स लिखे हुए हैं, और क्या तुम्हें ये चाहिए? और पेंसिल गन फिर इस किताब के बदले पैसे मांगती है, और प्रोफेसर भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी साइगर 100 कहती है, सुनराकू जैसा कि तुम देख सकते हो कि हमें भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और तुम अकेले हो जिसके पास लाइगाकोन द नाइट स्लेयर की इन्फॉर्मेशन है। सुनराकू कहता है, मुझे भी लाइगाकोन द नाइट स्लेयर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। साइगर 100 कहती है, तुम्हें जितना पता है तुम उतना बता दो, और अगर हमें उसका बेसिक अटैक पैटर्न भी पता चल जाए तो वो भी काफी काम की इन्फॉर्मेशन होगी। फिर सुनराकू बताता है, सबसे पहले उसके फिजिकल अटैक जो काफी तेज हैं, लेकिन तुम उन्हें पैरी कर सकती हो, और लाइगाकोन सिर्फ 3 डायरेक्शन से ही पंजा मारता है। लेकिन इस सबसे खतरनाक उसका जबड़ा है, क्योंकि अगर उसने एक बार तुम्हें काट लिया तो वो एक ही बारी में तुम्हें मार देगा। तभी साइगर 100 कहती है, मैंने सुना है कि तुम लाइगाकोन से बस एक बार ही लड़े हो, और तुम्हें एक बार लड़कर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये सुनकर ओइकार्डो और पेंसिल गन सुनराकू को फ्रीक बोलने लगते हैं, और सुनराकू फिर उनसे बहस करने लगता है। और साइगर 100 सोचती है, जब मैंने सुना था कि ये पेंसिल गन के साथ घूम रहा है तब मैं सोच रही थी कि सुनराकू किस तरीके का इंसान होगा, लेकिन सुनराकू के बारे में कुछ है जो देखकर मैं कह सकती हूँ कि भविष्य में सुनराकू काफी बड़ी चीजें ट्रिगर करने वाला है। फिर साइगर 100 सुनराकू से लाइगाकोन द नाइट स्लेयर की और इन्फॉर्मेशन मांगती है, और सुनराकू बताता है, लाइगाकोन से लड़ना ऐसा है जैसे तुम किसी बहुत बड़े वुल्फ से लड़ रहे हो, लेकिन उसके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे समझ नहीं आई, जैसे कि उसका आखिरी अटैक जिसने मुझको हिट किया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि उसने मुझे किस चीज से हिट किया। साइगर 100 पूछती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि लाइगाकोन के पास कोई स्पेशल एबिलिटी है? सुनराकू हाँ कहता है, और फिर सोचता है, मैंने इसे इन्फॉर्मेशन दे दी और रैबिटज़ोआ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर साइगर 100 कहती है, सुनराकू, पेंसिल गन और ओइकार्डो, तुम्हारे क्लैन का नाम वुल्फगैंग क्लैन है ना, और क्या तुम हमारे क्लैन के साथ अलायंस बनाना चाहोगे? तभी अनिमालिया कहती है, साइगर 100, तुम अपने ऑफर को थोड़ी देर रोक कर रखो, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चंस का पार्ट नहीं था, और अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। फिर साइगर 100 धीरे से कहती है, मुझे इस बारे में पहले उस इंसान से बात करनी होगी। और साइगर 100 की ये बात सुनकर सुनराकू और ओइकार्डो को थोड़ा अजीब लगता है,
और एनिमालिया आगे कहती है, हमारे क्लान के पास तुम्हारे लिए बस एक ही सवाल है और वो है रैबिटज़ोआ को लेकर, और वो जगह वॉर्बल बनीज का घर है। ये सुनकर सुनराकू चौंक जाता है और सोचता है, मुझे लगा ही था कि एनिमालिया कुछ ऐसा ही पूछेगी और मुझे यकीन है कि ये जानना चाहती है रैबिटज़ोआ का यूनिक सिनारियो। एनिमालिया फिर कहती है, जो चीज़ मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ वो है एक फ्री पास रैबिटज़ोआ का, जो रैबिट्स का घर है। और सब लोग जानते हैं कि यूनिक सिनारियो से हम रैबिटज़ोआ जा सकते हैं, लेकिन जब हम उस यूनिक सिनारियो के बॉस को, जो एक पाइथन है, उसे मार देते हैं, तब हमें जबरदस्ती वहां से निकाल दिया जाता है और हम दोबारा वहां नहीं जा सकते। लेकिन सुनराकू, तुम रैबिटज़ोआ से बस एक वॉर्पल बनी को नहीं लाए, बल्कि तुम वहां से अंदर बाहर जाते रहते हो, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ये कैसे करते हो, और उसके बदले तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। सुनराकू सोचता है, मैं इसे नहीं बता सकता कि मैंने कैसे रैबिटज़ोआ की इन्विटेशन ट्रिगर की थी। और फिर सुनराकू कहता है, जो तुम जानना चाहती हो वो एमुल तुम्हें बता सकता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम एमुल को मुझे वापस दे दो। और फिर एनिमालिया एमुल को दे देती है, लेकिन एमुल अभी बेहोश है और एमुल को जगाने के लिए सुनराकू कहता है कि वो एमुल को ट्रीट देगा। और ये सुनते के साथ एमुल के मुंह में पानी आने लगता है और वो अचानक जाग जाती है और ट्रीट मांगने लगती है। फिर सुनराकू कहता है, एमुल, मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग इंसानों को बुलाते रहते हो पाइथन को मारने के लिए, और इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें इंसानों से कोई दिक्कत नहीं है। एमुल कहती है, हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। सुनराकू कहता है, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे जो लोग रैबिटज़ोआ में जा चुके हैं वो दोबारा रैबिटज़ोआ में जा सकें? एमुल कहती है, ये गवर्नमेंट का इशू है, इसलिए मैं सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मेरा भाई एडवर्ड वो काफी समझदार है और काफी दयालु है, इसलिए मुझे लगता है वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सुनराकू कहता है, एक और नया रैबिट। फिर एमुल कहती है, वो मेरा सबसे बड़ा भाई है और रैबिटज़ोआ का किंग है। ये सुनकर सुनराकू सोचता है, तो इसका मतलब ये है कि वाइजैक रैबिटज़ोआ पर राज नहीं करता और उसने रिटायर होकर राजगद्दी अपने बेटे को दे दी। फिर सुनराकू कहता है, क्या मैं इस बारे में तुम्हारे भाई से बात कर सकता हूँ? एमुल कहती है, हाँ बिल्कुल सुनराकू, और मैं अभी जाकर उससे इस बारे में बात करती हूँ। और एमुल वहाँ से जल्दी से भाग जाती है क्योंकि एनिमालिया से एमुल को डर लग रहा है। फिर सुनराकू एनिमालिया से कहता है, इस बारे में हम एमुल के आने के बाद बात करेंगे। और फिर पेंसिलगन सभी लोगों से कहती है, मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट्सवुल्फ, एसएफ ज़ू, लाइब्रेरी और हमारा ग्रुप वुल्फ गैंग एक अलायंस बना लें। एसएफ ज़ू क्लान की लीडर एनिमालिया, लाइब्रेरी क्लान का लीडर प्रोफेसर और शॉर्ट्सवुल्फ क्लान की लीडर साइगर 100 ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ से पेंसिलगन, ओइकार्डो और सुनराकू के अलावा सभी लोग जा चुके हैं। फिर ओइकार्डो कहता है, चलो अच्छा है, मीटिंग खत्म हो गई। सुनराकू कहता है, तुम ऐसे नाटक क्यों कर रहे हो जैसे तुमने कुछ किया हो, और तुम तो शांति से बस बैठे हुए थे। ओइकार्डो कहता है, क्या तुमको पता भी है कि तुमको पकड़ने में हमने कितनी मेहनत करी थी, और मुझे लगता है कि तुमने लाइगाकॉन के बारे में कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन दे दी। और एक प्रो गेमर होने के तौर पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये गेम उन पुरानी गेम्स की तरह नहीं है जिन्हें तुम बस स्क्रीन पर खेलते थे, और इन वर्चुअल रियलिटी गेम्स में अपोनेंट की चाल का पता होना भी एक काफी बड़ा एडवांटेज होता है, और खास तौर पे तब जब बात यूनिक मॉन्स्टर की हो रही हो, क्योंकि यूनिक मॉन्स्टर वैसा मॉन्स्टर नहीं है जिससे हर प्लेयर को लड़ने का मौका मिलता है, और तुम अपने लाइगाकॉन के मार्क्स को हटाने का तरीका खुद भी ढूंढ सकते थे। ये सब सुनकर सुनराकू कहता है, ओइकार्डो, मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। फिर पेंसिलगन कहती है, शॉर्ट्सवुल्फ क्लान के अलावा एसएफ ज़ू क्लान भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, और उनकी हरकतों को याद करके सोचो कि अगर उन्हें रैबिटज़ोआ का टिकट मिल गया तो वो क्या करेंगे। सुनराकू कहता है, वो तो वहाँ दंगा ही मचा देंगे। फिर पेंसिलगन कहती है, चलो जो भी हो, हमारी इस मीटिंग का मेरा मेन मकसद तो पूरा हो गया, और अब हम उन क्लान्स की फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे साथ अलायंस में है। सुनराकू कहता है, मुझे नहीं लगा था कि अलायंस के लिए उनमें से कोई भी हाँ बोलेगा। पेंसिलगन कहती है, अगर तुम बाकी क्लान्स के नजरिए से देखो तो हमारे पास काफी कीमती इन्फॉर्मेशन है, और वो लोग उस इन्फॉर्मेशन के बदले हमें थोड़ा फेवर कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पत्ते धीरे धीरे खोलेंगे, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के बदले हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और सोचकर देखो, हमारे लिए 3 टॉप के क्लान्स काम कर रहे हैं, और अब हम काफी डाईहार्ड गेमर से भी आगे निकल चुके हैं। और फिर ये तीनों थोड़ी देर बात करने के बाद अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले ओइकार्डो सुनराकू से कहता है, तुम कहीं भाग मत जाना, जब हम अगली बार तुम्हें कॉल करें तो। सुनराकू ओइकार्डो से कहता है, ठीक है। और फिर ओइकार्डो और पेंसिलगन के जाने के बाद सुनराकू सोचता है, एमुल एंड तक वापस नहीं आई, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ब्लैक ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन रैबिटज़ोआ जाने के लिए मुझे मरना होगा, जिससे मैं अपने रिस्पॉन पॉइंट पर वापस पहुंच जाऊं।
तभी सुनराकू को क्रिस्टल स्कॉर्पियंस के बारे में याद आता है और सुनराकू डिसाइड करता है कि वो क्रिस्टल स्कॉर्पियंस में से ड्रॉप आइटम्स इकट्ठे करेगा। फिर अगले सीन में सुनराकू क्रिस्टल स्कॉर्पियन से भाग रहा है और क्रिस्टल स्कॉर्पियंस की गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है। और जब क्रिस्टल स्कॉर्पियन सुनराकू को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि सुनराकू टेलीपोर्ट होकर इन्वेंटोरिया में पहुंच जाता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि सुनराकू को ऐसा लग रहा है कि वो क्रिस्टल स्कॉर्पियंस आपस में ही टकराकर काफी टूट जाएंगे और काफी सारे ड्रॉप आइटम्स छोड़ देंगे। लेकिन जब सुनराकू इन्वेंटोरिया से बाहर आता है तो देखता है कि वहां पर तो कोई ड्रॉप आइटम नहीं है और सुनराकू सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी टाइमिंग तो बिल्कुल परफेक्ट थी और क्या वो मुझसे टकराने से पहले रुक गए। लेकिन उनकी एआई इतनी स्मार्ट भी नहीं है और आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अचानक सुनराकू पर नीचे से हमला होता है और वो हवा में उड़ जाता है और सुनराकू की एचपी 0 हो जाती है और मरने से पहले सुनराकू सोचता है इनका बर्ताव पिछली बार से बिल्कुल बदल चुका है और लगता है कि गेम अपडेट हो चुकी है। फिर मरने के बाद सुनराकू अपने रिस्पॉन पॉइंट पर पहुंच जाता है जो रैबिट ज़ू में है। लेकिन सुनराकू का इस समय मूड बहुत खराब है, क्योंकि सुनराकू बिना कोई भी ड्रॉप आइटम लिए ही मर गया और सुनराकू फिर थोड़े गुस्से में ही गेम से लॉग आउट कर देता है। फिर लॉग आउट करने के बाद हिजोतोमी, जो गेम के अंदर सुनराकू है, इंटरनेट पर गेम के अपडेट पढ़ता है और कहता है मुझे क्रिस्टल स्कॉर्पियंस को मारने की ट्रिक मिल गई थी, लेकिन अब वो काम नहीं करने वाली और नॉर्मल एनिमीज को मारकर कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। और फिर सुनराकू के हाथ से एनर्जी ड्रिंक गिरने वाली होती है, लेकिन सुनराकू ड्रिंक को पकड़ लेता है और फिर सुनराकू के दिमाग में एक आइडिया आता है और सुनराकू कहता है ग्रेविटी का इस्तेमाल करके मैं उनको मार सकता हूँ। लेकिन सिर्फ ग्रेविटी से काम नहीं चलने वाला, मुझे कुछ और भी देखना होगा। और फिर सुनराकू चेक करता है कि उसको लेवल अप करने पर क्या स्किल्स मिल सकते हैं और एक स्किल को देखकर सुनराकू कहता है मैं क्रिस्टल स्कॉर्पियंस को इस स्किल की मदद से हरा सकता हूँ। फिर अगले सीन में एमुल कहती है सुनराकू तुम वापस आ गए। सुनराकू कहता है एमुल तुमने अपने भाई से बात करी और उसने क्या कहा। एमुल बताती है बड़े भैया एडवर्ड ने कहा है कि वो इस बारे में सोचेंगे और वो चाहते हैं कि तुम अभी इंतजार करो, और हाँ बड़ी बहन ब्लैक ने भी तुम्हें बुलाया है। सुनराकू कहता है तो फिर चलो पहले ब्लैक के पास चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ब्लैक कहती है तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। सुनराकू थोड़ा हैरान होकर कहता है तो मैजिक ऑपरेशन यूनिट को सर पर पहना जाता है। फिर ब्लैक कहती है मैं इसकी मदद से तुम्हारे लेगेसी वेपन की जांच करूंगी और समझूंगी कि डिविनिटी के समय के वेपन को किस तरीके से बनाया गया था। फिर सुनराकू एक लेगेसी वेपन ब्लैक को दे देता है जो उसे इन्वेंटोरिया में मिला था, और लेगेसी वेपन को देखकर ब्लैक काफी एक्साइटेड हो जाती है और सुनराकू कहता है तुम्हें इस वेपन के साथ जो करना है करो और मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बना हुआ देखना चाहता हूँ। फिर ब्लैक कहती है सुनराकू मुझे तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बनने के बाद मैं नए वेपन्स बना पाऊंगी। तभी सुनराकू कहता है क्या तुम लेगेसी वेपन बना सकती हो और एंशिएंट क्राफ्ट्समैन सिर्फ उन्हें ठीक ही नहीं कर सकता बल्कि बना भी सकता है। ब्लैक कहती है सुनराकू क्या तुम्हें याद है कि तुम क्रिस्टल स्कॉर्पियंस का मटेरियल लाए थे, क्योंकि मुझे एक नया लेगेसी वेपन बनाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी और मैं जानती हूँ कि उसको हासिल करना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं कोई नॉर्मल वेपन बनाने की बात नहीं कर रही हूँ और हो सकता है मुझसे गलतियां भी हों, इसलिए मुझे काफी सारा क्रिस्टल स्कॉर्पियंस का मटेरियल चाहिए होगा। फिर ब्लैक अपने घुटनों पर आकर और अपना सर झुकाकर कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ और प्लीज मेरे लिए रिस्क लो। ब्लैक को ऐसे देखकर सुनराकू भी थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर कहता है ब्लैक तुम ये कैसी बात कर रही हो और तुम्हें जितना चाहिए तुम्हें उतना मटेरियल मिलेगा। और फिर सुनराकू ब्लैक को थोड़ा सा क्रिस्टल स्कॉर्पियन का मटेरियल दे देता है जो सुनराकू के पास काफी पहले से पड़ा हुआ था। मटेरियल देख के ब्लैक खुश हो जाती है और पूछती है सुनराकू तुम इनसे क्या चाहते हो और क्या मैं इनसे तुम्हारे लिए एक ट्विन ब्लेड बना दूं। सुनराकू सोचता है मेरे पास तो पहले से ही काफी सारी ट्विन ब्लेड हैं और कहता है मेरे लिए ट्विन ब्लेड नहीं बल्कि वो बना दो। ब्लैक कहती है वो बना दो। फिर अगले सीन में सुनराकू पीट्स के पास पहुंचता है और उसको एक डॉल देता है और वो डॉल देखकर पीट्स काफी एक्साइटेड हो जाता है और पीट्स कहता है मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा और ये काफी रेयर आइटम है। सुनराकू भी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि ये रेयर आइटम है। पीट्स कहता है मैं तुम्हें इसके 3 लाख महीने दूंगा और अगर तुम ऐसी और भी डॉल ले आओगे जो 7 कॉलोसी जैसी दिखेगी तो मैं उसके तुम्हें और भी अच्छे पैसे दूंगा। फिर पीट से पैसे लेने के बाद सुनराकू एमुल को एक नई स्पेल बुक दिला देता है जिससे एमुल काफी खुश हो जाती है और कहती है तुमने मुझे नई स्पेल बुक दिला दी और अब मैं काफी नए नए मैजिक कर सकती हूँ और मुझे तुमसे स्पेल बुक मांगने की काफी खुशी हो रही है।
सुनराकू कहता है, अगर तुम्हें शुक्रिया करना है तो एक्स्ट्रा इनकम का करो जो आज हमें मिल गए, और तुम्हारे पास एक स्पेल बुक होने से मुझे भी फायदा होने वाला है। और अब समय आ चुका है क्रिस्टल स्कॉर्पियन से लड़ने की तैयारी करने का, और उसके लिए मुझे लेवल अप करना होगा। फिर अगले सीन में सुनराकू एक फालतू से मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन एमुल अपनी मैजिक चेन का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और सुनराकू एक ही अटैक में उसे मार देता है। तभी इन दोनों के पीछे डलन आ जाता है और सुनराकू कहता है, मैं इन फालतू मॉन्स्टर्स को मारते हुए थक गया था और मुझे खुशी है कि तुम मुझे मिल गए। और फिर सुनराकू और डलन लड़ना शुरू करते हैं और काफी देर लड़ने के बाद एमुल उसे चेन से लपेट लेती है और सुनराकू एक पावरफुल अटैक करके उसे बीच में से काट देता है और डलन के 2 टुकड़े होते ही वो मर जाता है। जिसके बाद सुनराकू का लेवल अप हो जाता है और लेवल अप होने की वजह से सुनराकू के काफी सारे स्किल अनलॉक हो जाते हैं और पुराने स्किल इवॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अभी सुनराकू को तो बस एक स्काईवॉकर नाम के स्किल में ही इंटरेस्ट है। फिर अगले सीन में ये दोनों वापस सिटी में आ चुके हैं और एमुल कहती है, क्या तुम मुझे पीछे छोड़ने वाले हो? सुनराकू कहता है, अब आगे की ट्रिप पर मुझे अकेले ही जाना होगा। फिर रैबिटज़ोआ जाने से पहले एमुल पूछती है, क्या मैं तुम्हारा इंतजार रैबिटज़ोआ में करूं? सुनराकू कहता है, नहीं, और सुबह होते के साथ तुम मुझे यहीं पर मिलना। एमुल ठीक है बोलकर चली जाती है और सुनराकू फिर वापस क्रिस्टल स्कॉर्पियन की तरफ जाने लगता है और कहता है, मेरा क्रिस्टल स्कॉर्पियन से मरने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और क्रिस्टल स्कॉर्पियंस, भगवान से आखिरी प्रार्थना कर लो। फिर ऊपर चढ़ने के बाद सुनराकू क्रिस्टल स्कॉर्पियन के एरिया में आ चुका है और सुनराकू फिर एक पत्थर फेंकता है और पत्थर की आवाज सुनते के साथ एक क्रिस्टल स्कॉर्पियन वहां पर आ जाता है और सुनराकू फिर भागना शुरू करता है और भागते भागते अपने पीछे काफी सारे क्रिस्टल स्कॉर्पियन लगा लेता है। और भागते हुए सुनराकू ग्रेविटी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि सुनराकू ने एक प्लान बनाया है जिसमें वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करेगा। और अब तो सुनराकू के पीछे काफी ज्यादा क्रिस्टल स्कॉर्पियन पड़ चुके हैं और सुनराकू अपनी पूरी ताकत से आगे भाग रहा है। और सुनराकू सोचता है, मैं इनको सीधे सीधे लड़ाई में नहीं हरा सकता और अब ये खुद को खुद ही मारेंगे। और सुनराकू फिर एक खाई के ऊपर से छलांग मार देता है और क्रिस्टल स्कॉर्पियन खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते और काफी सारे क्रिस्टल स्कॉर्पियन फिर खाई में गिर जाते हैं। और इस समय सुनराकू भी क्रिस्टल स्कॉर्पियन के साथ साथ खाई में गिर रहा है। लेकिन जब हवा में एक स्कॉर्पियन सुनराकू पर हमला करता है, सुनराकू स्काईवॉकर स्किल का इस्तेमाल करता है और स्काईवॉकर स्किल की मदद से सुनराकू हवा में 2 बार जंप ले सकता है और हवा में जंप लेकर सुनराकू अटैक से बच जाता है और फिर दीवार में खंजर गाड़कर उस पर लटक जाता है और कहता है, काफी सारे क्रिस्टल स्कॉर्पियन को एक साथ मारने का मिशन सक्सेसफुल होता है। फिर सुनराकू खाई के ऊपर चढ़कर कहता है, मैंने इतने सारे क्रिस्टल स्कॉर्पियंस को एक साथ मार दिया और मुझे यकीन है कि मेरा काफी लेवल अप हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद भी सुनराकू का लेवल अप नहीं होता और फिर सुनराकू अपना एक्सपीरियंस चेक करता है और वो भी नहीं बढ़ा है, जिस वजह से सुनराकू सोचता है एक्सपीरियंस तब बढ़ता है जब बैटल खत्म हो जाती है। और क्या इसका मतलब ये है कि वो सारे क्रिस्टल स्कॉर्पियंस नहीं मरे हैं और बैटल खत्म नहीं हुई है? तभी एक क्रिस्टल स्कॉर्पियन सुनराकू के पीछे आ जाता है, लेकिन वो कांप रहा है और अचानक वो टूट जाता है और सुनराकू देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा गोल्डन क्रिस्टल स्कॉर्पियन खड़ा है जो आम क्रिस्टल स्कॉर्पियंस को मार रहा है। और इसे देखकर सुनराकू सोचता है, ये तो इन क्रिस्टल स्कॉर्पियंस को ऐसे मार रहा है जैसे कि वो कोई खिलौने हो। और फिर ये गोल्डन स्कॉर्पियन सुनराकू के पीछे भागता है और सुनराकू सोचता है, ये बाकी क्रिस्टल स्कॉर्पियंस की तरह झुंड में हमला नहीं कर रहा है और इस वजह से मैं इसे खाई से नीचे नहीं गिरा पाऊंगा। और अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इससे इन्वेंटोरिया में छुप जाना चाहिए? नहीं, एक गेमर होने के तौर पर मैं नहीं छिप सकता। और फिर सुनराकू इस गोल्डन क्रिस्टल स्कॉर्पियन से भाग भाग कर लड़ाई करता है, लेकिन सुनराकू के दूर जाने पर ये अपने डंक में से जहर फेंक कर मारता है। लेकिन क्लोज कॉम्बैट में भी ये काफी स्किल्ड है। लेकिन जब सुनराकू इसके अटैक से बचते हुए दोबारा थोड़ा दूर चले जाता है, तब ये अपना डंक सुनराकू की तरफ करता है और ये देखकर सुनराकू सोचता है, अगर मैं इसके डंक पर नजर रखूं तो इसके जहर से बचना काफी आसान है। लेकिन इस बार क्रिस्टल स्कॉर्पियन सुनराकू पर जहर की बारिश कर देता है और सुनराकू इस अटैक को डॉच नहीं कर सकता। लेकिन बिल्कुल एन मौके पर सुनराकू इन्वेंटोरिया में आकर उसके जहर से बच जाता है और स्कॉर्पियन का ये अटैक देखकर सुनराकू की हालत खराब हो जाती है और सुनराकू खुद से कहता है, मुझे खुद को शांत रखना होगा क्योंकि इस स्ट्रेस से मेरी मूवमेंट्स धीरे हो सकती हैं। और फिर सुनराकू इन्वेंटोरिया से निकलकर वापस गोल्डन स्कॉर्पियन के सामने खड़ा होकर सोचता है, इन्वेंटोरिया में जाए बिना इसकी जहर की बारिश से बचना लगभग नामुमकिन जैसा है।
और सुनराकू फिर गोल्डन स्कॉर्पियन से लड़ते हुए सोच रहा है कि वो कैसे ना कैसे करके इसके डंक को तोड़ दे, जिससे उसे इस फाइट में थोड़ा एडवांटेज मिले। तभी सुनराकू को क्रिस्टल स्कॉर्पियन के कवच में थोड़े गैप्स दिखाई देते हैं और सुनराकू उन पर हमला करने का फैसला करता है और एक ऊंची छलांग मारकर अपने वेपन्स बदल लेता है और कहता है अब जहर से जहर को काटने का समय आ चुका है, क्योंकि इन ब्लेड्स में ऐसा जहर है जिससे चीजें सड़ जाती हैं। और सुनराकू फिर गोल्डन स्कॉर्पियन के आर्मर के गैप में हिट करता है, जिससे गोल्डन स्कॉर्पियन को डैमेज हो जाता है। लेकिन गोल्डन स्कॉर्पियन अचानक उछल के काफी ऊंची जगह पर चले जाता है और फिर गोल्डन स्कॉर्पियन अपने हाथ खोलकर खड़े हो जाता है, जिससे वो चांद की रोशनी में चमकने लगता है और उसकी चोट हील हो जाती है। और सुनराकू ये देखकर सोचता है इसके इतने कमाल के कॉम्बैट स्किल्स हैं और उसके अलावा अब ये खुद को हील भी कर सकता है। और इससे फाइट करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी कॉलोसी से फाइट कर रहा हूँ। और मैं ये जानते हुए डर कैसे सकता हूँ कि मैं शंग्रीला फ्रंटियर जैसी गॉड टियर गेम खेल रहा हूँ जिससे मैं लेगाकॉन को हरा सकूँ, और ये कोई कॉलोसी नहीं है। और फिर ये दोनों दोबारा लड़ना शुरू करते हैं और सुनराकू दोबारा इसके आर्मर के गैप में हिट करता है और ये दोबारा ऊपर जाकर खुद को हील कर लेता है। और ये देखकर सुनराकू सोचता है मैं ये बात दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गोल्डन स्कॉर्पियन को चांद की रोशनी में अपने पंजों को फैलाकर खड़ा होना पड़ता है जिससे वो खुद को हील कर सके। और अगर मैं इस बारे में याद करूं तो सेत्सुना से मिलने के लिए भी चांद की जरूरत पड़ती थी। और क्या SLF में चांद का कोई स्पेशल रोल है? और गोल्डन स्कॉर्पियन फिर सुनराकू पर हमला करता है और सुनराकू कहता है मुझे इसको हील होने से रोकने का कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। और फिर सुनराकू के दोबारा इसके आर्मर के गैप में हिट करने पर सुनराकू के ब्लेड में क्रैक पड़ जाता है और सुनराकू थोड़ा पीछे हटकर सोचता है वेथरमॉन द टूम गार्ड से लड़ने के बाद सीधा आज मैं इतनी खूंखार लड़ाई लड़ रहा हूँ और अब ठीक है, फिर मैं भी अपने सारे दाव पेच लगाऊंगा। और सुनराकू फिर अपने बाउंडलेस मैसेकर स्किल की मदद से एक ही बारी में दर्जनों स्लैश मार देता है। लेकिन अचानक गोल्डन स्कॉर्पियन सुनराकू पर जहर की बारिश करता है, लेकिन सुनराकू टेलीपोर्ट होकर इन्वेंटोरिया में चले जाता है। लेकिन इस बार सुनराकू वापस जल्दी से गोल्डन स्कॉर्पियन के सामने आ जाता है, लेकिन देखता है कि गोल्डन स्कॉर्पियन दोबारा खुद को हील कर रहा है। और सुनराकू फिर जल्दी से एक ब्लेड फेंक कर मारता है जो सीधा जाकर गोल्डन स्कॉर्पियन की आंख में घुस जाती है। फिर सुनराकू एक स्किल का यूज करके काफी ऊंची छलांग मारता है और दूसरे स्किल की मदद से उसी ब्लेड में पंच मारता है जो गोल्डन स्कॉर्पियन की आंख में घुसा हुआ था, जिससे गोल्डन स्कॉर्पियन नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। और सुनराकू फिर अपनी दोनों मून ब्लेड्स को जोड़कर एक बड़ी ब्लेड बना लेता है और ऊपर से कूदकर एक काफी पावरफुल अटैक करता है उसके डंक पर, जिससे गोल्डन स्कॉर्पियन का डंक टूट जाता है। और सुनराकू फिर कूदकर उसके डंक को पकड़ता है जिससे वो उसे इन्वेंटोरिया में सेव कर सके। लेकिन डंक टूटने के बाद गोल्डन स्कॉर्पियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है। लेकिन अचानक वहाँ काफी सारे क्रिस्टल स्कॉर्पियन आकर सुनराकू को घेर लेते हैं, जिससे सुनराकू के दिमाग में काफी अच्छा आइडिया आता है। और फिर सुनराकू अपने स्केट फुट स्किल का इस्तेमाल करके वहां से स्केटिंग करते हुए भागने लगता है और सोचता है जब मैंने पहली बार गोल्डन स्कॉर्पियन को देखा था तब ये बाकी स्कॉर्पियंस पर हमला कर रहा था, और इससे ये बात साफ होती है कि ये आपस में दुश्मन हैं और अगर मैं इन सबको एक जगह इकट्ठा करके चले जाऊं तो ये आपस में ही लड़ मरेंगे। और फिर सुनराकू गोल्डन स्कॉर्पियन की दूसरी आंख में भी ब्लेड घुसाकर इन्वेंटोरिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर सुनराकू के जाने के बाद वो सभी क्रिस्टल स्कॉर्पियन गोल्डन स्कॉर्पियन पर हमला करने लगते हैं और सुनराकू को पूरा यकीन है कि इतने सारे क्रिस्टल स्कॉर्पियन मिलकर एक गोल्डन स्कॉर्पियन को तो मार ही देंगे। और जब सुनराकू इन्वेंटोरिया से वापस टेलीपोर्ट होकर यहाँ आता है तो वो देखता है कि गोल्डन स्कॉर्पियन का हाथ कटा हुआ पड़ा है, और ये देखकर सुनराकू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि गोल्डन स्कॉर्पियन मर चुका है। लेकिन अचानक गोल्डन स्कॉर्पियन सुनराकू पर पीछे से हमला करता है। अटैक से बचकर सुनराकू कहता है तुमने अकेले ही सारे क्रिस्टल स्कॉर्पियन को मार दिया और मुझे माफ करना कि मैंने तुमको कम समझा, और अब लगता है कि तुम्हारा मरना मेरे हाथों से लिखा है। और फिर लड़ते हुए सुनराकू सोचता है अब मेरे पास इतना माना नहीं है कि मैं इन्वेंटोरिया में दोबारा जा पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं लड़ाई जीत सकता हूँ। और फिर सुनराकू एक काफी ऊंची छलांग मारकर क्रिस्टल स्कॉर्पियन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाला होता है कि अचानक क्रिस्टल स्कॉर्पियन में से काफी सारी मैजिकल एनर्जी निकलती है, जिससे सुनराकू को धक्का लगता है और वो थोड़ा पीछे चले जाता है, जिस वजह से सुनराकू एक हैंड ग्रेनेड गोल्डन स्कॉर्पियन की तरफ फेंकता है। और जैसे ही गोल्डन स्कॉर्पियन उस हैंड ग्रेनेड को अपने पंजे से दबाता है वैसे ही काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट से गोल्डन स्कॉर्पियन के पंजे में क्रैक पड़ जाते हैं। और फिर सुनराकू कहता है लगता है कि तुम्हारे पंजे को काटने का समय आ चुका है। और फिर सुनराकू आगे बढ़कर एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है जिससे स्कॉर्पियन का पंजा उससे कटकर अलग हो जाता है। और फिर सुनराकू
काफी ऊंची छलांग मारता है, जिससे एक पावरफुल अटैक करके सुनराकू गोल्डन स्कॉर्पियन को मार दे। तभी अचानक गोल्डन स्कॉर्पियन अपनी कटी हुई पूंछ से ही सुनराकू के ब्लेड पर हिट करता है, जिससे सुनराकू का ब्लेड उसके हाथ से छूट जाता है और सुनराकू निहत्था हो जाता है। और फिर सुनराकू सोचता है, गोल्डन स्कॉर्पियन को फिनिश करने के लिए मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है और अब मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, मेरे पास वेपन है। और सुनराकू फिर सीधे उन ब्लेड्स को पकड़ लेता है जो सुनराकू ने गोल्डन स्कॉर्पियन की आंखों में घुसा दी थी। फिर सुनराकू इन ब्लेड्स को गोल्डन स्कॉर्पियन की आंखों में ही घुमाता है और फिर गोल्डन स्कॉर्पियन का सर चीर देता है। फिर गोल्डन स्कॉर्पियन के मरने के बाद सुनराकू कहता है, मैं बिना इन्वेंटोरिया की मदद के तुम्हें नहीं हरा पाता और तुम सही में वेथरमॉन की तरह काफी ताकतवर दुश्मन थे। फिर सुनराकू का लेवल सीधा 79 से 99 हो जाता है और इतना ज्यादा लेवल अप को देखकर सुनराकू भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है, आज काफी मजा आया और सही में शंग्रीला फ्रंटियर बेस्ट गेम है। सुनराकू सिटी में वापस आ चुका है और पूरी रात स्कॉर्पियन से लड़ने के बाद अभी सुनराकू काफी थका हुआ है और एमुल की तरफ जाते हुए सुनराकू सोच रहा है, पता नहीं कि ब्लैक अभी क्या कर रही होगी और क्या वो अब तक एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बन चुकी होगी, क्योंकि आखिरकार उसको ही नॉन स्टैंडर्ड ईथर रिएक्टर को ठीक करना है। फिर सुनराकू एमुल से वहीं पर मिलता है जहां इन्होंने मिलने का डिसाइड किया था और ये दोनों फिर रैबिटज़ो में जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और सुनराकू के गोल्डन स्कॉर्पियन को हराने की वजह से ब्लैक काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो कहती है कि उसने सपने में कभी भी नहीं सोचा था कि उसे गोल्डन स्कॉर्पियन का डंक देखने को मिलेगा। तभी सुनराकू कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए और बहुत कुछ है। फिर सुनराकू ब्लैक को गोल्डन स्कॉर्पियन के आइटम्स देते जाता है, लेकिन जब सुनराकू ब्लैक को गोल्डन स्कॉर्पियन का कोड दिखाता है तो ब्लैक शॉक होकर चिल्लाने लगती है और सुनराकू फिर गोल्डन स्कॉर्पियन का कोर ब्लैक को देकर कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें क्रिस्टल स्कॉर्पियन के पार्ट चाहिए, लेकिन क्या ये उससे बेहतर नहीं है। तभी एमुल सुनराकू से एक आइटम लेकर कहती है कि ये कितना प्यारा है, लेकिन सुनराकू कहता है ये क्रिस्टल स्कॉर्पियन की टट्टी है। ये सुनते के साथ एमुल के होश उड़ जाते हैं और सुनराकू कहता है, तुम्हें पता है ना कि गोल्डन स्कॉर्पियन को मारने के बाद मैंने कितना टॉर्चर झेला है, क्योंकि मुझे बिना इन्वेंटोरिया का इस्तेमाल किए क्रिस्टल स्कॉर्पियन से भागते हुए सिटी में आना पड़ा था। और फिर सुनराकू ब्लैक से कहता है, ब्लैक तुम्हारा एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बनने का काम कैसा चल रहा है। लेकिन ब्लैक कोई जवाब नहीं देती और फिर सुनराकू के बार बार पूछने पर भी ब्लैक के कोई जवाब ना देने पर सुनराकू को ऐसा लगता है कि ब्लैक मर चुकी है और सुनराकू रोना धोना मचा देता है। अचानक ब्लैक सुनराकू के मुंह पे घुसंड मार के उसे गिरा देती है, क्योंकि ब्लैक मरी नहीं थी, बस उसे इस बात का शौक लग गया था कि उसके हाथ में गोल्डन स्कॉर्पियन का कोर है। फिर ब्लैक कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बन चुकी हूँ और अब मैं डिविनिटी के समय की चीजों को भी हैंडल कर सकती हूँ। और फिर ब्लैक सुनराकू को नॉन स्टैंडर्ड ईथर रिएक्टर ठीक करके दे देती है, जिससे सुनराकू बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और फिर सुनराकू कहता है, इनकी मदद से मैं इन्वेंटोरिया में रखे हुए आर्मर को पहन पाऊंगा। और सुनराकू जल्दी से इन्वेंटोरिया में चले जाता है, लेकिन आर्मर को पहनने वाली बात ब्लैक को थोड़ी अजीब लगती है। और इन्वेंटोरिया में पहुंचने के बाद भी सुनराकू बहुत ज्यादा जोश में है और कहता है, अब मैं इस आर्मर को पहनूंगा। लेकिन आर्मर को पहनने वाली बात को लेकर सुनराकू को कुछ याद आता है और वो लेगाकॉन के कर्स मार्क की तरफ देखता है। फिर सुनराकू बहुत ही मायूस होकर वापस ब्लैक और एमुल के पास आ जाता है और एमुल पूछती है, सुनराकू क्या हुआ। और सुनराकू बताता है, मैं लेगाकॉन के कर्स मार्क की वजह से किसी भी आर्मर को नहीं पहन सकता। ब्लैक कहती है, जो तुमने आर्मर को पहनने वाली बात बोली थी वही मुझको काफी अजीब लगी थी। और फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सुनराकू इन्वेंटोरिया में सारे आर्मर को पहनने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं पहन पाता। लेकिन सुनराकू को ज्यादा दिक्कत इस बात से है कि इस वजह से ओइकार्डो और पेंसिल गन उन आर्मर को पहन पाएंगे। और फिर अब सुनराकू कहता है, एमुल अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं उन दोनों से छुप जाऊंगा, क्योंकि बिना नॉन स्टैंडर्ड ईथर रिएक्टर के वो दोनों भी उन आर्मर को नहीं पहन सकते। ब्लैक कहती है, तुम सही में बहुत घटिया इंसान हो। एमुल कहती है, सुनराकू प्लीज वापस जल्दी आना। सुनराकू कहता है, जैसे ही मेरी दिमागी हालत ठीक होगी मैं वापस आ जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी शंग्रीला फ्रंटियर के बाहर रियल वर्ल्ड में रे सैगा, जो गेम के अंदर साइगर जीरो है, हिजुतोमी यानी कि सुनराकू के घर के बाहर से गुजर ही रही होती है कि अचानक सैगा हिजुतोमी के घर के बाहर रुककर उसके खिड़की की तरफ देखने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि 3 बच्चे लगातार उसकी तरफ घूर रहे हैं, जिससे सैगा थोड़ी शर्मा जाती है और जल्दी से वो वहां से भाग जाती है।
और अभी हिज़ोतोमी भी शंग्रीला फ्रंटियर को लॉग आउट कर चुका है, लेकिन हिज़ोतोमी का मूड अभी भी आर्मर को ना पहनने की वजह से काफी खराब है और वो इसी बारे में लगातार बड़बड़ाए जा रहा है। तभी हिज़ोतोमी की छोटी बहन कहती है, तुम क्या लगातार बड़बड़ाए जा रहे हो? हिज़ोतोमी कहता है, मानो तुम्हें कोई कपड़े अच्छे लगे और तुमने उन्हें खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करना चालू किया, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे हो गए तब तुम्हें पता चला कि वो कपड़े तो छोटे बच्चों के हैं, और ऐसा होने पर तुम क्या करोगी? छोटी बहन कहती है, मान लो अगर मेरे से ये गलती हो जाती है तो मैं कोई दूसरे कपड़े पहन लूंगी और इसके बारे में भूल जाऊंगी। ये बात सुनकर हिज़ोतोमी को एक आइडिया आता है और वो चिल्लाता है, मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन हिज़ोतोमी के ऐसे चिल्लाने से छोटी बहन के हाथ से जूस उसके ही कपड़ों पे गिर जाता है और वो कहती है, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। हिज़ोतोमी कहता है, कोई बात नहीं, तुम दूसरे कपड़े पहन लो और इस बारे में भूल जाओ। और फिर सुनराकू अपना मूड ठीक करने के लिए एक नेफिलिम होलो नाम की गेम में लॉगिन करता है, और ये गेम कोई ट्रैश गेम नहीं है, और इस गेम में प्लेयर्स बड़े बड़े रोबोट्स के अंदर घुस के फाइट करते हैं और उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और फिर सुनराकू अपने रोबोट के ऊपर बैठकर सोचने लगता है कि लास्ट टाइम वो टॉप रैंकिंग प्लेयर से फाइट कर रहा था जिससे उसका रैंक 1 हो सके, लेकिन जब सुनराकू नंबर 1 प्लेयर से फाइट कर रहा था तब उनका मैच ड्रॉ हो गया था। तभी अचानक सुनराकू के सामने एक प्लेयर आता है और कहता है, सुनराकू आखिरकार तुम वापस आ ही गए और मैं हूँ सुपर बॉलमैन और मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा। और फिर सुपर बॉलमैन सुनराकू को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन सुनराकू उसको नहीं पहचानता। और फिर सुपर बॉलमैन कहता है, सुनराकू ये मैं हूँ सुपर बॉलमैन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। फिर सुनराकू कहता है, मैंने लास्ट टाइम ये गेम 3 महीने पहले खेली थी और अगर मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ तो जरूर मैंने तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया होगा। फिर सुपर बॉलमैन कहता है, सुनराकू मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और अपनी आंखों से देखो कि नंबर 2 प्लेयर क्या कर सकता है। सुनराकू भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, नंबर 2 से फाइट करना वापस फॉर्म में आने के लिए बुरा नहीं है। और फिर दोनों अपने अपने रोबोट में घुसकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सुपर बॉलमैन सुनराकू पर लेजर मारता जाता है, लेकिन सुनराकू का रोबोट बहुत ही ज्यादा तेज है, जिस वजह से सुनराकू उसके सारे ही अटैक से बड़े ही आसानी से बच जाता है। और सुनराकू की ऐसी स्पीड देखकर सुपर बॉलमैन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि सुनराकू ने अपने रोबोट को मॉडिफाई करके सुपर फास्ट बनाया है, लेकिन इसकी एक कमी है कि ये ऐसे बस 3 मिनट तक ही फाइट कर सकता है। फिर सुनराकू भी सुपर बॉलमैन पर अटैक करता है, लेकिन प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से सुनराकू सारे अटैक मिस कर देता है और अचानक सुपर बॉलमैन सुनराकू को पंच मार के मलबे के नीचे दबा देता है। और फिर सुपर बॉलमैन कहता है, तुम अच्छे खेले सुनराकू, क्योंकि तुमने ऐन मौके पर मेरे लेजर को तोड़ दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे पंखों को तोड़ चुका हूँ। और अभी मलबे के नीचे दबे हुए सुनराकू सोच रहा है, मेरे रोबोट का ऐसा डिजाइन है कि अगर इसके एक पार्ट में भी चोट लगती है तो पूरी मूवमेंट पर फर्क आता है। फिर सुपर बॉलमैन कहता है, तुम कब तक ऐसे मलबे के नीचे ही दबे रहोगे और मैं तुम्हें वहीं पर खत्म कर दूंगा। फिर सुपर बॉलमैन सुनराकू पर अटैक करने के लिए सुनराकू की तरफ भागता है, लेकिन सुनराकू मलबे के अंदर से ही सुपर बॉलमैन पर लेजर फायर करता है, लेकिन सुपर बॉलमैन ये अटैक बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। और अचानक सुनराकू काफी ऊंची छलांग मारता है और सुपर बॉलमैन भी सुनराकू पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ कूदता है। तभी नीचे से सुनराकू कहता है, तुमने मलबे को अपना दुश्मन समझकर काफी बड़ी गलती कर दी। और अभी सुनराकू तो नीचे ही है और उसने बस मलबा फेंक दिया था जिससे सुपर बॉलमैन कंफ्यूज हो जाए, और सुनराकू फिर सुपर बॉलमैन पर लेजर से हमला करता है, जिससे सुपर बॉलमैन ये फाइट हार जाता है। और फिर सुनराकू अपने रोबोट से निकलकर काफी खुश होता है। तभी सुपर बॉलमैन कहता है, ये फेयर नहीं है और तुम मुझसे रीमैच करो, क्योंकि मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो नंबर 1 प्लेयर रुस्ट को हराएगा। तभी यहाँ पर रुस्ट आ जाती है और कहती है, तुम्हारा पहला मैच खत्म हो गया और अब मेरी बारी है। फिर सुनराकू कहता है, मुझे याद आ गया कि मैंने जिस प्लेयर से बड़ी मुश्किल से अपना मैच ड्रॉ किया था, और वो प्लेयर जो नंबर 1 पर है वो तुम हो रुस्ट। अभी हम एक फ्लैशबैक देख रहे हैं जिसमें रुस्ट, जो नेफिलियम होलो की बेस्ट प्लेयर है, अपने रोबोट क्रिम्सन ट्विन विंग को देखकर कहती है, मैं सही में इसको देख देख कर थक चुकी हूँ। तभी अचानक भागते हुए यहाँ मॉडो आ जाता है, जो रुस्ट का असिस्टेंट है, और रुस्ट को दिखाता है कि सुनराकू अभी सुपर बॉलमैन से फाइट कर रहा है। सुनराकू को लड़ते हुए देखकर रुस्ट काफी एक्साइटेड हो जाती है और सीधा सुनराकू की तरफ जाने लगती है। और अभी प्रेजेंट में रुस्ट सुनराकू से लड़ने के लिए पहुंच चुकी है और कहती है, हमारी पिछली फाइट ड्रॉ हो गई थी, लेकिन उसके बाद तुमने ये गेम खेलनी क्यों बंद कर दी? सुनराकू कहता है, पता नहीं, क्योंकि मैं इतनी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं रखता और हो सकता है कि मैंने कोई ट्रैश गेम खेलनी शुरू कर दी हो।
ये सुनकर रुस्ट को गुस्सा आता है कि सुनराकू ने एक ट्रैश गेम के लिए इस गेम को खेलना बंद कर दिया। जिसके बाद रुस्ट सुनराकू को फाइट का चैलेंज करती है और सुनराकू भी अपने रोबोट को रिपेयर करके लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और सुपर बॉलमैन अपने आप ही टेलीपोर्ट होकर ऑडियंस के एरिया में आ जाता है जहां बाकी सारे प्लेयर्स खड़े हैं। और यहाँ पर सभी प्लेयर्स सुनराकू और रुस्ट को लड़ते देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और सुपर बॉलमैन मॉडो को देखकर कहता है ये अभी अपना काम कर रहा है। और फिर जैसे ही सुनराकू और रुस्ट की फाइट की अनाउंसमेंट होती है सभी लोग जोश के साथ चिल्लाने लगते हैं और रुस्ट सुनराकू पर हमला करने के लिए उसके पीछे जाती है। लेकिन सुनराकू रुस्ट के हमलों से बचता हुआ उस पर गोलियां चलाता जाता है। लेकिन रुस्ट भी सुनराकू की गोलियों से बड़े आसानी से बचते हुए उस पर हमला करती जाती है और ये दोनों लगातार ऐसे ही लड़ते जाते हैं और ऑडियंस इनकी लड़ाई को देखकर चीयर कर रही है। और सुपर बॉलमैन इनकी लड़ाई को देखकर सोचता है ये कहना ज्यादा नहीं होगा कि मैं रुस्ट को हराकर नंबर 1 प्लेयर बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ कि मैं उसे हरा सकूं। लेकिन एक न एक दिन मैं रुस्ट को जरूर हराऊंगा और अभी रुस्ट को हराने के सबसे करीब तुम हो सुनराकू, और जाओ रुस्ट को हरा दो। और फिर सुनराकू फाइनल अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकालता है और रुस्ट और सुनराकू एक दूसरे को खत्म करने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन रुस्ट बड़े ही आसानी से सुनराकू को डिस्ट्रॉय कर देती है और ये मैच जीत जाती है। और फिर मैच खत्म होने के बाद सुनराकू जमीन पर आराम से बैठ जाता है और रुस्ट सुनराकू से काफी गुस्से में कहती है तुम इतने आसान अटैक से कैसे मर सकते हो और तुम्हें ये फाइट सीरियसली लेनी चाहिए। सुनराकू कहता है बेवकूफों वाली बात मत करो, क्योंकि मुझे इस गेम को खेले हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, इसलिए मेरे कंट्रोल्स इस गेम में ज्यादा अच्छे नहीं हैं। फिर रुस्ट सुनराकू को रीमैच के लिए चैलेंज करती है, लेकिन जब सुनराकू रीमैच करने से मना कर देता है तब रुस्ट को सुनराकू पर बहुत गुस्सा आता है और रुस्ट जब सुनराकू पर चिल्लाने ही लगती है कि तभी वह मॉडो आकर रुस्ट को रोकता है और कहता है शांत हो जाओ, सब लोग देख रहे हैं। और अभी यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स आ चुके हैं और रुस्ट को ऐसे गुस्सा करते देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है और सिचुएशन संभालने के लिए मॉडो कहता है इसके लिए माफ करना, ये बस थोड़ा जोश में आ गई थी। और सही बोलूं तो सुनराकू तुमको यहाँ देखकर ये काफी खुश है। मॉडो को चुप करने के लिए रुस्ट उसके पेट में कोहनी मारकर उसे सेट कर देती है और फिर सुनराकू कहता है अगर ऐसा है तो कल मैं दोबारा तुमसे रीमैच करूंगा। ये बात सुनकर वहाँ खड़े हुए प्लेयर्स खुश हो जाते हैं और रुस्ट के जाने के बाद सुनराकू कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन ये 3 महीने पहले भी सेम रोबोट इस्तेमाल कर रही थी। सुपर बॉलमैन कहता है रुस्ट ने फैसला किया है कि जब तक कोई उसे हरा नहीं देगा तब तक वो अपने रोबोट के अंदर चेंजेस नहीं करेगी और ना ही नया रोबोट इस्तेमाल करेगी। सुनराकू कहता है क्या इसका मतलब ये है कि हमारी लास्ट फाइट से अब तक इसको किसी ने भी नहीं हराया है? सुपर बॉलमैन कहता है हाँ बिल्कुल सही, और इसे चैलेंज तो बहुत लोगों ने किया लेकिन हरा कोई नहीं पाया। सुनराकू कहता है तो ठीक है, फिर मैं ये गेम तब तक खेलता रहूंगा जब तक मैं रुस्ट को नहीं हरा देता। सुपर बॉलमैन कहता है मैं तुम्हें रुस्ट की ताकत का राज बताऊंगा अगर तुम मेरे साथ दोबारा फाइट करोगे तो। फिर अगले सीन में हमें नेफिलियम होलो गेम के बारे में बताया जाता है और काफी समय पहले आसमान से काफी सारे टाइटन्स यानी कि रोबोट्स अचानक आ गए थे और उन्होंने बड़ी ही जल्दी आधी दुनिया को बर्बाद कर दिया था। लेकिन फिर इंसानों ने टाइटन से लड़ने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया और इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। और आज की दुनिया में सभी प्लेयर्स जो भी रोबोट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में टाइटन ही थे। और अभी प्रेजेंट में सुपर बॉलमैन और सुनराकू एक बिल्डिंग के ऊपर बैठकर नीचे से जाते हुए टाइटन्स को देख रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइटन को पकड़कर एक नया फाइटिंग रोबोट बनाना चाहते हैं। तभी सुनराकू की नजर एक नए टाइप के टाइटन पर पड़ती है जिसे सुनराकू ने पहले कभी नहीं देखा है। और सुनराकू के पूछने पर सुपर बॉलमैन बताता है ये नए टाइप के रोबोट अपडेट के बाद आए हैं और इनमें अलग अलग टाइप की एबिलिटी भी हैं, लेकिन इनमें काफी सारे फॉल्ट्स भी हैं और इनके फॉल्ट्स की वजह से इन्हें लगभग यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं करता। सुनराकू कहता है मैं इसी टाइटन से अपना फाइटिंग रोबोट बनाऊंगा, क्योंकि अगर इन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता तो फिर इनकी एबिलिटीज के बारे में भी सबको नहीं पता। और फिर सुनराकू इन टाइटन्स पर हमला करके 2 टाइटन्स को बड़े ही आसानी से मार देता है और तीसरे टाइटन को सही सलामत कैप्चर कर लेता है। फिर अगले सीन में सुनराकू और सुपर बॉलमैन ब्लैक मार्केट में पहुंचते हैं जिससे वो पार्ट्स खरीद सके जिनकी मदद से ये लोग उस टाइटन को एक फाइटिंग रोबोट बना सकें। तभी वहाँ 2 प्लेयर आकर सुनराकू से कहते हैं कि रुस्ट को जरूर हरा देना और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुनराकू सुपर बॉलमैन से पूछता है क्या यहाँ पर सभी प्लेयर रुस्ट से नफरत करते हैं? सुपर बॉलमैन बताता है ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर सभी उसको रिस्पेक्ट करते हैं, जिस वजह से हम चाहते हैं कि वो हार जाए, क्योंकि हम सब लोग रुस्ट को किसी और फाइटिंग रोबोट के साथ लड़ते हुए देखना चाहते हैं।
और फिर मार्केट में घूमते हुए सुपर बॉलमैन सुनराकू से पूछता है, क्या तुम ये समझ पाए हो कि रुस्ट को कैसे हराना है? सुनराकू कहता है, रुस्ट को स्पीड और गेम कंट्रोल के मामले में नहीं हराया जा सकता, और तुमने मुझे रुस्ट की उस खास चीज के बारे में बताया भी था जो मोडो है, जो मेरी मूवमेंट्स के बारे में रुस्ट को लगातार बता रहा था। और फिर अचानक सुनराकू कुछ पार्ट्स खरीदने लगता है और कहता है, रुस्ट को हराने के लिए मेरे पास एक आइडिया आया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और आज रुस्ट और सुनराकू के बीच फाइट होने वाली है और काफी सारे प्लेयर्स इस फाइट के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनराकू यहाँ पर नहीं पहुंचा है और मोडो भी इस फाइट को मॉनिटर करने के लिए तैयार है। तभी सुनराकू एक बिल्कुल नए रोबोट में यहाँ पहुंच जाता है और कहता है, माफ करना मैं लेट हो गया, और क्या तुम्हें मेरा नया रोबोट कूल नहीं लग रहा? और मेरे इस नए रोबोट का नाम है फिडलर क्रैब। और मोडो अभी सुनराकू के रोबोट की एबिलिटीज और स्किल्स को देखकर सोच रहा है कि इसके स्किल्स रुस्ट पर काम नहीं करने वाले, तो फिर इसने ऐसा रोबोट क्यों बनाया है? और सुपर बॉलमैन कहता है, मोडो तुम्हें क्या लगता है कि तुम सुनराकू के तुरुप के इक्के को बड़ी ही आसानी से समझ लोगे? और फिर सुनराकू और रुस्ट की फाइट शुरू होती है और बिल्कुल पिछली बार की तरह सुनराकू रुस्ट के अटैक से बचते हुए उस पर गोलियां चलाता जाता है। और मोडो भी समझ चुका है कि सुनराकू के पास कोई ना कोई ट्रिक तो जरूर है। और तभी सुनराकू रुस्ट के अटैक से बचते हुए अचानक गायब हो जाता है और सुपर बॉलमैन कुछ प्लेयर से कहता है, ये थोड़ी देर तक गायब रह सकता है अगर ये हमला ना करे तो, लेकिन आज की तारीख में कोई भी प्लेयर इस गायब होने वाले स्किल का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इसमें एक काफी बड़ी कमी है। और अभी लगातार सुनराकू पर हमला करते हुए रुस्ट कहती है, इस गायब होने के स्किल से प्लेयर अपनी बॉडी को तो छिपा सकता है लेकिन रॉकेट बूस्टर्स को नहीं छिपा सकता। और इसके अलावा इसके गोली मारने के एंगल से और धूल को देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि ये कहां पर है। और फिर रुस्ट सुनराकू को खत्म करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, लेकिन मोडो इस फाइट को देखते हुए कह रहा है, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर अजीब है क्योंकि सुनराकू इतनी आसान सी गलतियां करके नहीं हार सकता। और रुस्ट मोडो से कहती है, मेरे अटैक करने के बाद मुझे कोई भी रॉकेट बूस्टर्स नहीं दिखाई दिए। तभी मोडो कहता है, रुस्ट जल्दी वहां से भाग जाओ। और अचानक सुनराकू रुस्ट के काफी करीब आ जाता है और अपने पंजे से उसका एक हाथ और पंख काट देता है। और रुस्ट के साथ ऐसा हुआ देखकर सारे ही प्लेयर्स काफी हैरान हो जाते हैं। फिर सुनराकू कहता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा लेकिन तुम ऐन मौके पर मेरे अटैक से बच गई। और रुस्ट मोडो से पूछती है कि सुनराकू ने ऐसा क्या किया कि वो अचानक मेरे इतना करीब आ गया। मोडो जल्दी से डिटेल्स चेक करके बताता है, सुनराकू ने अपने पैरों को एंटी ग्रेविटी पैरों में कन्वर्ट कर लिया था, जिस वजह से वो अचानक तुम्हारे करीब आ पाया। और इन पैरों को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन पैरों के अंदर कमी है कि ये काफी ज्यादा एनर्जी लेते हैं और प्लेयर की मूवमेंट भी स्लो हो जाती है। ये अपडेट गेम में बस 2 हफ्ते पहले ही ऐड हुई है और इन पैरों में काफी ज्यादा कमियां होने की वजह से इनको कोई इस्तेमाल नहीं करता। और ये हमारे लिए पहली बार है कि जब हम इसका सामना कर रहे हैं। और रुस्ट मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे ये सारी चीजें पहले ही नोटिस कर लेनी चाहिए थी। फिर सुनराकू कहता है, रुस्ट अब तुम क्या करोगी? और ये कहकर सुनराकू गायब हो जाता है। और अभी मोडो एक साथ इतनी नई नई इन्फॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पा रहा है और वो रुस्ट से कहता है, रुस्ट तुम जितना दूर जा सकती हो उतना दूर चली जाओ क्योंकि सुनराकू की एनर्जी इस्तेमाल होने के बाद वो वापस दिखाई देने लगेगा और तब तुम उस पर हमला करना। लेकिन रुस्ट मोडो की बात नहीं मानती और सुनराकू से लड़ने के लिए बिल्डिंग पर से छलांग मारकर जमीन पर लैंड करती है। और सुनराकू जो अभी इनविजिबल है कहता है, अच्छा हुआ कि तुम बोरिंग रास्ता नहीं चुन रही और मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगी। रुस्ट कहती है, सुनराकू मुझे कम समझने की गलती मत करना क्योंकि जैसे ही तुम अटैक मोड में आओगे वैसे ही तुम दिखाई देने लगोगे और मुझे बस उस मोमेंट का इंतजार है। फिर जैसे ही सुनराकू अटैक करने वाला होता है वो दिखाई देने लगता है और बस पलक झपकते ही रुस्ट उसका एक हाथ काट देती है। और ये हाथ वही हाथ है जिसमें सुनराकू का मेन वेपन है। और ऐसी जबरदस्त लड़ाई देखकर ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। और सुनराकू कहता है, रुस्ट तुमने कमाल का काउंटर अटैक किया लेकिन वो मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था और अब मैं तुम्हें अपना तुरुप का इक्का दिखाऊंगा। तभी मोडो चिल्लाता है, रुस्ट वहां से जल्दी भागो, ये तुम्हारे ऊपर जाल फेंकने वाला है। और सुनराकू फिर रुस्ट पर जाल फेंकता है और रुस्ट कहती है, तो ये तुम्हारा तुरुप का इक्का है? और ये देखकर मुझे सही में ऐसा लगता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया सुनराकू।
और इनकी फाइट देखते हुए सुपर बॉलमैन याद करता है कि सुनराकू ने उससे कहा था, मेरे तुरुप के इक्के से ही फैसला होगा कि मैं रुस्ट के खिलाफ जीतूंगा या हारूंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि रुस्ट काफी तेज है, लेकिन अगर मैं रुस्ट के 2 में से एक बूस्टर को तोड़ दूं तो वो उसी जगह पर मूव करेगी जहां पर मैं चाहता हूं। और अभी प्रेजेंट में रुस्ट सुनराकू के जाल को डॉज करती है कि तभी वो देखती है कि सुनराकू उसके सामने आ चुका है और सुनराकू कहता है, मेरे पास एक और बहुत ही पावरफुल वेपन है। कि तभी सुनराकू अपने रोबोट के ऊपर का हिस्सा हटाता है और वहां पर 2 आरियां हैं और फिर रुस्ट और सुनराकू की एक जोरदार भिड़ंत होती है जो देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और इस भिड़ंत में सुनराकू रुस्ट को लगातार काटता जा रहा है और रुस्ट ने भी अपनी तलवार सुनराकू के रोबोट के आर पार कर दी है। फिर सुनराकू कहता है, जब एक हैवी रोबोट और एक लाइट वेट रोबोट के अंदर डबल नॉकआउट होता है तो ये बात साफ है कि कौन जीतेगा। तभी रुस्ट का ये रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाता है और सुनराकू ये फाइट जीत जाता है। और सुनराकू के मैच जीतने के बाद सारे ही प्लेयर्स जो ये मैच देख रहे हैं बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें मौका मिलेगा रुस्ट को एक नए रोबोट में लड़ते हुए देखने का। और मॉडो भी कहता है कि इतने कम समय में इतनी सारी चीजों को प्रोसेस करना मेरे लिए नामुमकिन था। और ये मैच जीतने के बाद सुनराकू बहुत खुश है, लेकिन रुस्ट गुस्से में सुनराकू से कहती है, मैं मानती हूँ कि तुमने मेरे इस रोबोट को तो हरा दिया, लेकिन हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ है क्योंकि हम दोनों एक फाइट जीते हैं, एक हारे हैं और एक ड्रॉ हुई है। और जब तक हम एक बार और लड़ाई नहीं कर लेते तब तक हमारा हिसाब बराबर नहीं होगा। सुनराकू कहता है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है और अब मैं वापस अपनी मेन गेम खेलने वाला हूँ। रुस्ट कहती है, मेन गेम से तुम्हारा क्या मतलब है और क्या तुम अब दोबारा इस गेम को खेलना बंद करने वाले हो? सुनराकू कहता है, हाँ मैं थोड़े समय इस गेम को नहीं खेलूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस लॉग इन जरूर करूंगा। तभी यहाँ पर बाकी प्लेयर्स भी आ जाते हैं और मॉडो कहता है, सुनराकू तुम्हारे यहाँ आने के बाद इस गेम में नई जान आ चुकी है और मुझे यकीन है कि अगर तुम लॉग इन करते रहोगे तो ये जगह काफी एक्साइटिंग बन जाएगी। मॉडो की ये बात सुनकर सुनराकू सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और अचानक रुस्ट को गुस्सा आता है और वो सुनराकू की गुद्दी पकड़कर कहती है, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम इस गेम में डेली लॉग इन करो। सुनराकू की थोड़ी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है, शांत हो जाओ और मैं इस गेम को बस खुद को शांत करने के लिए खेल रहा हूँ क्योंकि मैं SLF में रोबोट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सुनकर रुस्ट कहती है, SLF में रोबोट से तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि मैं भी पहले शंग्रीला फ्रंटियर को खेला करती थी, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी रोबोट नजर नहीं आया। लेकिन अगर SLF में रोबोट्स हैं तो हमें एक डील करनी चाहिए और अगर तुम मुझे रोबोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे तो मैं तुम्हें कटारनेट ऑफ द एबिस नाम की यूनिक मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी जिससे तुम यूनिक मॉन्स्टर तक पहुंच सकते हो। और फिर सुनराकू, रुस्ट और मॉडो इस बारे में बात करने के लिए बाकी सभी प्लेयर्स से दूर एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। फिर मॉडो कहता है, तो चलो अपनी डील को शुरू करते हैं और हमारे पास यूनिक मॉन्स्टर की इंफॉर्मेशन है और तुम्हारे पास रोबोट्स की इंफॉर्मेशन है और अगर तुम चाहो तो हम इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। लेकिन इनकी ये बात सुनकर सुनराकू सोच रहा है कि अगर प्रोफेसर को भी कटारनेट ऑफ द एबिस नाम की यूनिक मॉन्स्टर के बारे में नहीं पता तो इनको कैसे पता हो सकता है कि उस तक कैसे पहुंचना है। और फिर सुनराकू कहता है, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि यूनिक मॉन्स्टर के बारे में मुझे इस गेम में सुनने को मिलेगा। सुनराकू की ये बात सुनकर रुस्ट कहती है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें हमारी बात पर भरोसा नहीं है? सुनराकू कहता है, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ और बस मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिक मॉन्स्टर तक पहुंचने का जो यूनिक सिनेरियो होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और जब तक मुझे ये भरोसा नहीं हो जाता कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे काम की है, मैं तुम्हें अपने साइड की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। रुस्ट कहती है, तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पहले इन्फॉर्मेशन दें? सुनराकू कहता है, वो जो रोबोट्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मेरे पास हैं वो सिर्फ मेरे नहीं हैं और इसमें बाकी 2 लोगों का भी हिस्सा है, इसलिए मैं उनकी परमिशन के बिना तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। फिर रुस्ट के कहने पर मॉडो सुनराकू को डिटेल में एक पियर्स द डिसाइपल ऑफ द एबिस नाम के यूनिक सिनेरियो के बारे में बताता है। लेकिन मॉडो और रुस्ट ने उस यूनिक सिनेरियो को पूरा नहीं किया था क्योंकि रुस्ट को वहाँ पर कोई भी रोबोट नहीं मिला था, जिस वजह से वो बोर हो गई थी। फिर सुनराकू कहता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन काम की है लेकिन इसमें एक कमी है कि यूनिक सिनेरियो के नाम में जिसमें X लिखा होता है वो यूनिक सिनेरियो हमें यूनिक मॉन्स्टर तक ले जाता है और जहां तक है पियर्स ऑफ द डिसाइबल ऑफ द एबिस को पूरा करके हम X यूनिक सिनेरियो तक पहुंच सकते हैं। रुस्ट कहती है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हमने पियर्स द डिसाइबल ऑफ द एबिस को पूरा कर दिया होता तो हम X यूनिक सिनेरियो तक पहुंच जाते? सुनराकू कहता है, हाँ, और मैं तुम्हारी इस यूनिक सिनेरियो को पूरा करने में मदद करूंगा। फिर मॉडो कहता है, ये सुनकर अच्छा लगा और ये काम करने के लिए हमें 5th टाउन में मिलना चाहिए। तभी रुस्ट कहती है, सुनराकू
क्या तुम सही में नेफिलियम हॉलो को खेलना बंद करने वाले हो? सुनराकू कहता है, रुस्ट मैंने सुना था कि जब तक तुम हार नहीं जाती तब तक तुम दूसरा रोबोट इस्तेमाल नहीं करने वाली थी, इसलिए जब तुम अपना अगला रोबोट बना लोगी तो मैं तुमसे दोबारा जरूर फाइट करूंगा। सुनराकू की ये बात सुनकर रुस्ट मुस्कुराती है और कहती है, अगर ऐसा है तो चलो अभी फाइट करते हैं। और रुस्ट यहाँ पर अपना दूसरा रोबोट ले आती है और ये देखकर सुनराकू की हालत खराब हो जाती है। और सुनराकू कहता है, तुमने पहले ही एक और रोबोट क्यों बना लिया? और अभी बाकी प्लेयर्स भी सुनराकू और रुस्ट को ढूंढ रहे हैं। तभी ये देखते हैं कि ऊपर सुनराकू के रोबोट के सामने एक और रोबोट खड़ा है, जो देखकर ये समझ जाते हैं कि ये नया रोबोट जरूर रुस्ट का नया रोबोट है। और अगले ही पल यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स आ जाते हैं और सुनराकू कहता है, मुझे लगा था कि मैं शांति से यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं भी एक ताकतवर अपोनेंट को देखकर खुद को लड़ने से नहीं रोक सकता। और इस समय नीचे हंगामा मचा हुआ है और जो प्लेयर यहाँ पर हैं बाकी सारे प्लेयर्स को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करके यहाँ पे बुला रहे हैं, जिससे कहीं वो लड़ाई को मिस ना कर दें। और फिर दोबारा रुस्ट और सुनराकू की लड़ाई शुरू होती है। फिर अगले सीन में सुनराकू नेफिलियम हॉलो गेम से लॉग आउट करता है और उसका ये गेम खेलकर मूड काफी अच्छा हो चुका है और फिर सुनराकू सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और शंग्रीला फ्रंटियर गेम के अंदर एमुल बैठे बैठे बोर हो रही है क्योंकि उसे सुनराकू की याद आ रही है। तभी यहाँ पर एमुल का बड़ा भाई सीक्रू आ जाता है और ये एक समुराई है और इसे देखकर एमुल का मूड काफी अच्छा हो जाता है। फिर सीक्रू कहता है, एमुल तुम्हें देखकर अच्छा लगा, और क्या तुम्हें पता है कि पिताजी कहाँ हो सकते हैं? एमुल कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, और क्या तुम्हें उनकी मदद चाहिए? सीक्रू कहता है, मैं सीगवम द गोल्डन ड्रैगन किंग के पास एक कमाल के इंसान से मिला हूँ। एमुल कहती है, क्या सही में? क्या एक और सुनराकू जैसा कमाल का प्लेयर है? तभी सीक्रू उस प्लेयर को आवाज मारकर यहाँ बुलाता है और वो प्लेयर यहाँ आकर अपना मुखौटा उतारती है और कहती है, एमुल तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मेरा नाम है अकाने अकित्सु। सुनराकू अब वापस एसएलएफ में लॉगिन कर चुका है, लेकिन सुनराकू ये बात जानकर काफी परेशान है कि सुनराकू की तरह एक और प्लेयर पैलेस ऑफ रैबिडज़ोआ में आ चुका है। और सुनराकू भी सोच रहा है इस बात का काफी ज्यादा चांस है कि वो प्लेयर भी वॉर्पल एपिक एक्स यूनिक सिनेरियो खेल लेगा, जो अभी सिर्फ मैं खेल सकता हूँ। और ये गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अगर रैबिडज़ोआ में आने की इनविटेशन इंटरनेट पर फैल गई तो बाकी क्लान्स भी यहाँ घुसने की कोशिश जरूर करेंगे। और अब मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए। और कल सुबह 8 बजे मुझे रुस्ट और मॉडो से भी मिलने जाना है और मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। तभी अचानक सुनराकू का दिमाग खराब हो जाता है और सुनराकू एमुल को शेक करते हुए कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। और एमुल, क्या तुम्हें उस दूसरे प्लेयर का नाम पता है? एमुल कहती है, प्लीज पहले मुझे छोड़ो। और फिर सुनराकू के छोड़ने के बाद एमुल बताती है कि उस प्लेयर का नाम अकाने अकित्सु है। ये सुनकर सुनराकू सोचता है, अकाने अकित्सु, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, और सुना भी कैसे होता, क्योंकि एसएलएफ के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा प्लेयर्स हैं। और फिर सुनराकू कहता है, एमुल मैं अकाने अकित्सु से मिलना चाहता हूँ, और क्या वो प्लेयर अभी भी पैलेस ऑफ रैबिडज़ोआ के अंदर है? एमुल कहती है, वो प्लेयर पापा को ढूंढ रही थी, मेरा मतलब कि बॉस को, और उसने कहा था कि जब तक बॉस वापस नहीं आ जाते तब तक वो रेस्ट करेगी। सुनराकू कहता है, इसका मतलब है कि वो अभी लॉग आउट कर चुकी होगी। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बड़ा भाई सीक्रू अभी कहाँ पर है? एमुल कहती है, वो समय समय पर गायब हो जाता है, इसलिए मुझे नहीं पता। और ये बात सुनते के साथ सुनराकू बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि अब सुनराकू के पास इनविटेशन ऑफ रैबिडज़ोआ वाली बात को फैलने से रोकने का कोई तरीका नहीं बचा है। और फिर थोड़ी देर बाद सुनराकू मैप देखने लगता है, क्योंकि सुनराकू को कल सुबह 5th टाउन, जिसका नाम 50 सिटी है, वहां पहुंचना है रुस्ट और मॉडो से मिलने के लिए। लेकिन इस रास्ते को बहुत ही लंबा होने की वजह से सुनराकू को थोड़ी इरिटेशन होती है। तभी एमुल कहती है, सुनराकू तुम्हारे साथ ट्रिप पर गए हुए मुझे काफी टाइम हो गया और मैं इसका वेट नहीं कर सकती। सुनराकू कहता है, एमुल मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। एमुल को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो सुनराकू को डांटने लगती है। तभी अचानक सुनराकू मुस्कुराने लगता है और कहता है, एमुल मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम्हें एक बहुत ही जरूरी मिशन पूरा करना है। और जब अकाने अकित्सु बॉस से मिलने के लिए यहाँ पर वापस आए तब तुम उसके बारे में मुझे बताना या उसे यहाँ पर रोक के रखना। और एमुल से ये काम करवाने के लिए सुनराकू एमुल को एक गाजर भी दिखाता है, जो देखकर एमुल के मुंह में पानी आ जाता है और एमुल खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर सुनराकू सोचता है, एमुल को बेवकूफ बनाना काफी आसान है, इसलिए कभी कभी मुझे एमुल की टेंशन होती है। और फिर यहाँ पर ब्लैक भी आ जाती है और सुनराकू से कहती है,
मैं क्रिस्टल स्कॉर्पियंस और गोल्डन स्कॉर्पियंस के पार्ट्स का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए वेपन बना चुकी हूँ और ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट वर्क है। और इस वेपन का नाम है री लेगेसी वेपन गिल्टा ब्रील। और इस वेपन को उठाकर सुनराकू कहता है, इसका साइज तो काफी बड़ा है और क्या मैंने तुम्हें यही बनाने के लिए कहा था? ब्लैक कहती है, हाँ तुमने मुझे यही बनाने के लिए कहा था। और फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सुनराकू कहता है कि उसे लड़ने के लिए ट्विन ब्लेड्स नहीं चाहिए बल्कि उसे एक दस्ताना चाहिए जिससे सुनराकू अपने लड़ने के ऑप्शंस बढ़ा सके। और अब प्रेजेंट में सुनराकू कहता है, हाँ मैंने कहा तो था लेकिन मुझको आइडिया नहीं था कि इस चीज का साइज इतना बड़ा होने वाला है और इस वेपन को अब मैं सीधा बैटल में ट्राई करूंगा। ब्लैक कहती है, क्या तुम्हें इसके प्रोसेस के बारे में नहीं जानना? सुनराकू कहता है, माफ करना अभी मैं जल्दी में हूँ लेकिन मैं वापस आकर जरूर इस बारे में बात करूंगा और तब तक के लिए तुम एमुल से इस बारे में बात कर सकती हो। लेकिन सुनराकू की ये बातें सुनकर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और सुनराकू अपनी जान बचाकर रैबिट ज़ू से भागकर 8-फोल्ड सिटी में आ जाता है। और फिर सुनराकू 8-फोल्ड सिटी में घूमते हुए अपने स्टैट्स चेक करता है। लेकिन जब सुनराकू देखता है कि उसके लेवल 99 के आगे एक्सटेंड लिखा हुआ है तब सुनराकू सोचता है, आखिर एक्सटेंड का क्या मतलब हो सकता है? और चलो जो भी हो, मैं इसके बारे में बाद में देख लूंगा। और मेरे एक्सपीरियंस के बढ़ने की वजह से इस गेम को अकेले खेलने का मेरा डिफिकल्टी लेवल भी काफी बढ़ जाएगा और समय की कमी होने की वजह से मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। और फिर सुनराकू सोचने लगता है कि वो किस किस की मदद ले सकता है और काफी सोचने के बाद वो फैसला कर लेता है कि वो किसकी मदद लेने वाला है। और सुनराकू फिर एक मेल सेंड करता है। फिर अगले सीन में शॉर्ट्सवुल्फ क्लान के हेडक्वार्टर के अंदर क्लान की लीडर साइगर 100 के पास एक मेल आता है और मेल पढ़कर साइगर 100 सबको बताती है कि यह अनिमालिया का मेल है और अनिमालिया इस समय लाइगाकॉन में इंटरेस्टेड है। तभी एक दूसरी मेंबर भी कहती है कि लाइगाकॉन को लेकर उसके पास भी अनिमालिया का मेल आया था। और तभी साइगर 0 के पास भी एक मेल आता है और सबको यही लगता है कि ये मेल भी अनिमालिया का ही होगा। और साइगर 100 कहती है, तुम सब अनिमालिया के मेल को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि मैं तुम सबके बिहाफ पर उसको रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन जैसे ही साइगर 0 मेल पढ़ती है उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। और ये देखकर साइगर 100 पूछती है, साइगर 0 सब ठीक तो है ना? साइगर 0 कहती है, मैं थोड़े समय के लिए लॉग आउट कर रही हूँ। और साइगर 0 यहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम रियल वर्ल्ड में रे सैगा को देखते हैं जो गेम के अंदर साइगर 0 है और इसको हिजुतोमी पर क्रश है और हिजुतोमी गेम के अंदर सुनराकू है। और रे सैगा लॉग आउट करके शर्माते हुए कहती है, आखिरकार हिजुतोमी मुझे इनवाइट कर रहा है। और दूसरी तरफ सुनराकू देखता है कि साइगर 0 ने लॉग आउट कर लिया है जिस वजह से सुनराकू को ऐसा लगता है कि सुनराकू ने गलत समय पर इन्विटेशन भेज दी। और सुनराकू थोड़ा उदास भी हो जाता है क्योंकि सुनराकू और किसी को नहीं जानता जिसको वो मदद के लिए बुला सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय सुनराकू दूसरे एरिया में पहुंच चुका है और सुनराकू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि सुनराकू इस वेपन को इक्विप नहीं कर सकता। और इस वेपन को इक्विप करने के लिए एक प्लेयर की वाइटैलिटी कम से कम 300 होनी चाहिए लेकिन सुनराकू की वाइटैलिटी 300 से बहुत ज्यादा कम है। और इस वेपन को इक्विप ना करने की वजह से सुनराकू गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। लेकिन तभी अचानक सुनराकू को एक आइडिया आता है और सुनराकू कहता है, एक सेकंड, मैं अपने दूसरे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके अपनी वाइटैलिटी बढ़ा सकता हूँ। और फिर सुनराकू एक हेलमेट निकालता है और देखता है कि इस हेलमेट से सुनराकू की वाइटैलिटी प्लस 500 हो जाएगी। और सुनराकू खुश होकर कहता है, मैं इसको पहनने के बाद बड़े ही आसानी से री लेगेसी वेपन गिल्टा ब्रील को इक्विप कर सकता हूँ। और तभी सुनराकू के पास एक मेल आता है और सुनराकू देखता है कि ये साइगर 0 का मेल है और इस मेल के अंदर लिखा है, लेट रिप्लाई करने के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ और मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे आपके साथ चलने में खुशी होगी और हम 11th टाउन लेवेंटर में मिलेंगे। ये लेटर पढ़कर सुनराकू भी खुश हो जाता है और कहता है, 11th टाउन लेवेंटर तक पहुंचने के लिए मुझे इस रूइंस ऑफ पास्ट ग्लोरीज को पार करना होगा और अगर मुझे कल सुबह 8 बजे तक रुस्ट और मॉडो से मिलने के लिए 50 सिटी तक पहुंचना है तो मुझे साइगर 0 के साथ आगे बढ़ना होगा। और सही में मेरे पास काफी कम समय है जिस वजह से मुझे सीधा जाकर एरिया बॉस को पीटना होगा। और फिर सुनराकू एरिया बॉस की तरफ दौड़ लगाता है और काफी देर दौड़ने के बाद सुनराकू एक कचरे के ढेर के आगे रुककर कहता है, आखिरकार मैं यहाँ पहुंच गया और मैं तुम्हारे बारे में पहले ही रिसर्च कर चुका हूँ, एरिया बॉस। और फिर ये कचरे का ढेर हिलना शुरू करता है और आपस में जुड़ते जुड़ते ये एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है जो देखकर सुनराकू कहता है, मैंने सुना था कि ये एरिया बॉस बहुत ही बड़ा है लेकिन ये तो एक पहाड़ है। लेकिन जल्दी से सुनराकू वेपन इक्विप करके कहता है, मैं तुम्हारे बारे में रिसर्च कर चुका हूँ और एक समय पर तुमसे डरा जाता था लेकिन जब से तुम्हारी सबको कमजोरी पता चली है तब से तुम एक पंचिंग बैग से ज्यादा कुछ नहीं हो।
और तुम्हें एक प्लेयर ने रिकॉर्ड टाइम 1 मिनट के अंदर हराया था, लेकिन मैं आज वो रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। और फिर एरिया बॉस सुनराकू पर हमला करता है, लेकिन सुनराकू भी अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए इसके अटैक से बचते हुए आगे बढ़ता जाता है। और सुनराकू का लेवल 99 होने की वजह से सुनराकू के काफी सारे स्किल्स काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं और सुनराकू अपने एक स्किल की मदद से अपनी एक रिफ्लेक्शन बनाकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन एरिया बॉस को ऐसा लगता है कि सुनराकू की रिफ्लेक्शन ही असली सुनराकू है और एरिया बॉस उसको ही हिट करता जाता है। और इसका फायदा उठाकर सुनराकू एरिया बॉस के पीछे आ जाता है और अपने स्किल की मदद से उछल उछल कर एरिया बॉस के ऊपर चढ़ता जाता है। तभी अचानक एरिया बॉस सुनराकू पर अटैक करता है और इसका मतलब ये है कि सुनराकू की रिफ्लेक्शन खत्म हो चुकी है। लेकिन सुनराकू अटैक से बचकर बड़ी ही आसानी से बॉस पर दोबारा चढ़ता जाता है। और फिर एरिया बॉस के काफी ऊपर चढ़ने के बाद सुनराकू कहता है, मैं आखिरकार इस बहुत बड़े पहिए तक पहुंच गया। और इंटरनेट पर काफी सारे प्लेयर्स ने बताया है कि इस पहिए को अगर इसके शरीर से अलग कर दो तो ये इसके ऊपर ही गिर जाता है और ये बॉस इसके नीचे दबकर ही मर जाता है, क्योंकि ये पहिया सीधा एरिया बॉस के सर पर गिरता है और इसका सर इसकी कमजोरी है। लेकिन पहले मैं इसके पहिए को इसके शरीर से नहीं तोड़ सकता था, लेकिन अब जो मेरे पास वेपन है उनकी मदद से मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। और ये गिल्टा ब्रील वेपन इक्विप करने के बाद सुनराकू कहता है, इस एरिया बॉस को 1 मिनट के अंदर अंदर हराने का समय आ चुका है, क्योंकि मैं साइगर जीरो से मिलने के लिए लेट नहीं हो सकता। अनिमालिया जो एसएफजू क्लान की लीडर है कहती है, आखिरकार तुम मेरे बुलाने पर यहाँ पर आ ही गई, और क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ सौदा करने के लिए तैयार हो। और यहाँ पर अनिमालिया से मिलने के लिए आर्थर पेंसिलगन आई है। और अभी दूसरी तरफ सुनराकू एरिया बॉस से फाइट कर रहा है और कहता है, मैं इसके दोनों पिलर्स तोड़ दूंगा जिसके ऊपर काफी बड़ा पहिया लगा हुआ है। और फिर सुनराकू अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक काफी ऊंची छलांग मारता है और अपने रीलेगेसी वेपन ग्रिल्टा ब्रिल का इस्तेमाल करके एक पिलर पर एक काफी पावरफुल हिट करता है, जिससे एक पिलर टूट जाता है। और अब सुनराकू को पहिया गिराने के लिए बस दूसरा पिलर तोड़ना है। लेकिन अचानक सुनराकू का स्किल खत्म हो जाता है, जिस वजह से सुनराकू ऊंची छलांग नहीं मार पाता और एरिया बॉस सुनराकू पर हमला करने लगता है। और एरिया बॉस के हमलों से बचते हुए सुनराकू नीचे क्रिस्टल बुलेट गाड़ देता है और उस बुलेट पर एक पैर रखकर जमीन में वाइब्रेशन करने लगता है। और वाइब्रेशन की वजह से बुलेट काफी लंबी हो जाती है और इस बुलेट का लंबा होना इस रीलेगेसी वेपन की एबिलिटी है। और सुनराकू बुलेट के ऊपर पैर रखकर दूसरे पिलर के काफी करीब पहुंच जाता है। और फिर सुनराकू जल्दी जल्दी दूसरे पिलर के ऊपर घूंसों की बारिश कर देता है, जिससे दूसरा पिलर भी टूट जाता है और पहिया सीधा एरिया बॉस के सर पर गिरता है, जिससे एरिया बॉस मर जाता है। और एरिया बॉस के मरने के बाद सुनराकू देखता है कि सुनराकू ने एरिया बॉस को 59 सेकंड्स में ही हरा दिया, जिसका मतलब ये है कि सुनराकू ने इस एरिया बॉस को सबसे कम समय में मारकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और इस वजह से सुनराकू काफी खुश हो जाता है और कहता है, मैं बिना अपने रीलेगेसी वेपन के एरिया बॉस को इतनी जल्दी नहीं मार पाता। और फिर सुनराकू लेवेंटार सिटी की तरफ दौड़ता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनराकू लेवेंटार सिटी में पहुंच चुका है और शॉप में से सुनराकू ने कुछ कपड़े खरीदे हैं और इन कपड़ों को पहनने से सुनराकू की वाइटलिटी +400 हो चुकी है, जिसका मतलब है कि सुनराकू को अपने रीलेगेसी वेपन ग्रिल्टा ब्रिल का इस्तेमाल करने के लिए उस दूसरे हेलमेट को पहनने की जरूरत नहीं है। और फिर शॉप से बाहर निकलने के बाद सुनराकू कहता है, साइगर जीरो से मिलने से पहले मेरे पास अभी भी थोड़ा टाइम है। लेकिन तभी सुनराकू के सामने से 2 प्लेयर बातें करते हुए जाते हैं और कहते हैं कि साइगर जीरो काफी गुस्से में लग रही थी और वो पता नहीं 1 घंटे से वहां पर किसका इंतजार कर रही है। और ये सुनते के साथ सुनराकू की हालत खराब हो जाती है। और फिर सुनराकू कहता है, शॉपिंग बाद में हो जाएगी। और सुनराकू फुल स्पीड में साइगर जीरो की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और साइगर जीरो के पास पहुंचकर सुनराकू कहता है, तुम्हें वेट करवाने के लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। साइगर जीरो कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर जल्दी आ गई। फिर सुनराकू कहता है, साइगर जीरो, मुझे लाइटलेस बैरेंस को पार करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए और इसके बदले में तुम्हें क्या इनाम चाहिए। साइगर जीरो कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं ना। फिर अगले सीन में ये दोनों दूसरे एरिया में पहुंच चुके हैं और साइगर जीरो सुनराकू से कहती है, लाइटलेस बैरेंस रूइंस ऑफ पास्ट ग्लोरीज की तरह ही डिविनिटी के समय की जगह है, लेकिन ये जगह एक बैटलफील्ड हुआ करती थी। सुनराकू इस जगह को देखकर सोचता है, लगता है कि यहाँ पर काफी जबरदस्त लड़ाई हुई होगी। और फिर आगे बढ़ते हुए सुनराकू सोचता है, इस दुनिया में कोई भी इंफॉर्मेशन सीधे तौर पर जुड़ी हुई नहीं है और जहाँ तक है इंफॉर्मेशन की चाबी है एक्स यूनिक सिनारियो। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें यूनिक मॉन्स्टर्स को हराना होगा। लेकिन अचानक साइगर जीरो एक जगह पर रुक जाती है और सुनराकू से कहती है, सुनराकू, तुमने मुझे बताया कि तुम्हें इस एरिया को पार करके 50 सिटी तक पहुंचना है
और क्या तुम वहाँ किसी खास इंसान से मिलने वाले हो? सुनराकू कहता है, मैं 2 प्लेयर से मिलने वाला हूँ और ये दोनों मुझे किसी दूसरी गेम में मिले थे। साइगर ज़ीरो पूछती है, क्या ये दोनों प्लेयर्स लड़कियां हैं? सुनराकू कहता है, हाँ उनमें से एक है। अचानक इन दोनों के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन साइगर ज़ीरो एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को मार देती है और कहती है, क्या वो लड़की तुम्हारी दोस्त है? सुनराकू कहता है, हम लोग अभी तक SLF के अंदर नहीं मिले हैं और वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है। और ये सुनकर साइगर ज़ीरो मन ही मन सोचती है, इसका मतलब है कि मेरा अभी भी चांस है और लाइटलेस पेरेंट्स को पार करते हुए मैं सुनराकू और मेरी दूरी को कम करूंगी। और फिर ये दोनों मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ना कंटिन्यू करते हैं। और सुनराकू कहता है, साइगर ज़ीरो तुमने इस मॉन्स्टर को कागज की तरफ फाड़ दिया। साइगर ज़ीरो कहती है, अगर तुम मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ नहीं करते तो मैं उस पर इतने अच्छे से अटैक नहीं कर पाती। और ये काफी कमाल की बात है कि हमारे इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ने के बावजूद भी तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगी है। सुनराकू कहता है, अगर मुझे कोई भी चोट लगी तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने इन मार्क्स की वजह से आधा नंगा हूँ। और साइगर ज़ीरो को जैसे ही रियलाइज होता है कि सुनराकू आधा नंगा है, साइगर ज़ीरो शर्मा जाती है और कहती है, हमें तुम्हारे मार्क्स को जल्दी से हटवाना होगा जिससे तुम एक अच्छा सा आर्मर पहन सको। सुनराकू कहता है, साइगर ज़ीरो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ही इस चीज को टाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लेगाकॉन के कर्स मार्क से काफी फायदा हुआ है। और अगर मैं सही हूँ तो एक एरिस्टेला नाम की NPC है जो इसमें मेरी मदद कर सकती है। फिर साइगर ज़ीरो बताती है, वो एक अलग तरह की NPC है और वो SLF के अंदर हर तरह के कर्सेस को हटा सकती है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लेगाकॉन मार्क को भी हटा देगी। लेकिन सेंट एरिस्टेला काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिस वजह से सिर्फ NPC ही नहीं बल्कि हाई लेवल प्लेयर्स भी उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिस वजह से उससे मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। सुनराकू कहता है, आमतौर पर एरिस्टेला से मिलने के लिए काफी ज्यादा पैसे और कनेक्शन की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे और सॉर्सफुल क्लान की लीडर साइगर ज़ीरो की मदद से मैं उससे मिल पाऊंगा। साइगर ज़ीरो कहती है, हाँ बिल्कुल। सुनराकू कहता है, वैसे मुझे मार्क्स हटवाने की ज्यादा जल्दी नहीं है, इसलिए सबसे पहले एरिया बॉस को पीटते हैं और जल्दी से 50 सिया सिटी की तरफ निकलते हैं। लेकिन साइगर ज़ीरो सुनराकू को रोकती है और सुनराकू से रिक्वेस्ट करती है कि सुनराकू उसे रे के नाम से बुलाए। और अगर आप व्यूअर्स को नहीं पता तो साइगर ज़ीरो का रियल वर्ल्ड में नाम रे सेगा है। और सुनराकू साइगर ज़ीरो से कहता है, ठीक है, अब से मैं तुम्हें रे के नाम से बुलाऊंगा। साइगर ज़ीरो कहती है, सुनराकू अगर तुम्हें 50 सिया सिटी तक पहुंचना है तो मुझे एक शॉर्टकट पता है। और फिर ये दोनों शॉर्टकट से आगे बढ़ने लगते हैं और सुनराकू सोचता है, मुझे और बाकी सबको साइगर ज़ीरो से बहुत डर लगता था, लेकिन साइगर ज़ीरो से बात करना काफी आसान है और ये भरोसेमंद भी हैं और हम जल्द ही एरिया बॉस तक पहुंच जाएंगे। फिर अगले सीन में रात हो चुकी है और ये लोग अभी तक एरिया बॉस तक नहीं पहुंचे हैं और सुनराकू अभी काफी ज्यादा बोर हो चुका है और कहता है, रे दिन ढल चुका है और चांद हमारे ऊपर आ चुका है, लेकिन हम अभी तक एरिया बॉस तक नहीं पहुंचे हैं। साइगर ज़ीरो यानी कि रे सेगा कहती है, हम जल्दी ही एरिया बॉस तक पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो। सुनराकू कहता है, तुमने ये सेम बात मुझसे 1 घंटा पहले कही थी। ये सुनकर रे सेगा सोचती है, मैं कूल बनने के चक्कर में सुनराकू को शॉर्टकट से ले जा रही थी जो मुझे ठीक से याद भी नहीं था और अब हम खो चुके हैं। लेकिन अचानक एक मैजिक स्पेल साइगर ज़ीरो की तरफ आता है। साइगर उसे डॉज कर लेती है और ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और देखते हैं कि इनके सामने अनिमालिया और इनका क्लैन खड़ा है। और अनिमालिया कहती है, आगे रास्ता बंद है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम किसी और रास्ते से चले जाओ। फिर सुनराकू कहता है, अनिमालिया तुम इतने सारे हथियारबंद मेंबर्स के साथ क्या करना चाहती हो और कहीं तुम प्लेयर किलिंग करने का तो नहीं सोच रही। अनिमालिया कहती है, ये सेम बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ, क्योंकि तुम एरिया के बाहर निकलने के रास्ते से इतना दूर एरिया के कोने पर क्यों खड़े हो। सुनराकू कहता है, हमारा मकसद एरिया के बॉस को हराना है। लेकिन तभी सुनराकू सोचता है, हम एरिया के कोने पर खड़े हैं। और सुनराकू साइगर ज़ीरो की तरफ देखता है और समझ जाता है कि साइगर ज़ीरो को सही से रास्ते याद नहीं रहते। अनिमालिया कहती है, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पर डबल बुकिंग नहीं कर रहे। सुनराकू कहता है, डबल बुकिंग? और साइगर ज़ीरो, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई इवेंट होने वाला है? साइगर ज़ीरो मना करती है और अनिमालिया कहती है, अगर तुम एरिया बॉस से लड़ना चाहते हो तो वो तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी हमसे लड़ना तुम्हारे लिए काफी भारी पड़ सकता है। सुनराकू कहता है, अनिमालिया क्या तुम मुझसे इस बात से नाराज हो कि मैंने अभी तक तुम्हें रैबिटज़ोआ की डिटेल नहीं बताई है? और अगर ऐसा है तो मुझे थोड़ा समय और चाहिए। अनिमालिया कहती है, नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ और मुझे तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लीडर ने मुझे तुम्हारा राज बता दिया है।
और बदले में मैंने बस उसका कर्ज अदा किया है। और यूनिक सिनेरियो को ट्रिगर करने की कंडीशन है कि हमें लैगाकॉन द नाइट स्लेयर पर 100 क्रिटिकल हिट करने होंगे, जिसके बाद हमें रैबिटज़ोआ से इनविटेशन मिलेगी और यूनिक सिनेरियो ट्रिगर हो जाएगा। और इसके बाद हम रैबिटज़ोआ जा पाएंगे, जिससे हमारा सपना सच्चाई में बदल जाएगा। ये सुनकर सुनराकू सोचता है सिर्फ इतना करने से यूनिक सिनेरियो ट्रिगर नहीं होगा। और इन लोगों को ये भी नहीं पता कि पेंसिल गन ने इनका बेवकूफ़ बनाया है। और सुनराकू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब जानने के बावजूद भी लैगाकॉन का शिकार नहीं कर रहे, बल्कि इस एरिया के कोने को प्रोटेक्ट कर रहे हो और इसके लिए तुम लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो। अनिमालिया कहती है हम एसएफज़ू क्लान हैं जो मॉन्स्टर्स और उनके पैटर्न्स पर रिसर्च करते हैं, और इस मामले में हम लाइब्रेरी क्लान से भी बेटर हैं। और यूनिक मॉन्स्टर लैगाकॉन द नाइट स्लेयर भी हमारी रिसर्च से बाहर नहीं है। और तभी आसमान से काफी सारा धुआं गिरने लगता है और ये देखकर सुनराकू की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इन सब के सामने यूनिक मॉन्स्टर लैगाकॉन द नाइट स्लेयर आ चुका है। और अनिमालिया अपने क्लान मेंबर से कहती है एसएफज़ू क्लान हमला करो। ये सुनते के साथ एसएफज़ू क्लान के मेंबर आगे भागते हैं और शील्ड की एक दीवार बना लेते हैं। ये देखकर सुनराकू कहता है ये लोग तो बस अपने डिफेंस पर ही काम कर रहे हैं। अचानक लैगाकॉन एक प्लेयर को पंजा मारकर दूर उड़ा देता है, लेकिन लैगाकॉन के हमले से भी ये प्लेयर नहीं मरता और बाकी प्लेयर जल्दी से डिफेंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर लैगाकॉन इन पर पंजे से हमला करते जाता है, लेकिन ये प्लेयर जैसे तैसे लैगाकॉन के हमलों को ब्लॉक करते जाते हैं। और ये मौका देखकर अनिमालिया अपने मैजिक टाइप प्लेयर्स को हमला करने के लिए कहती है। फिर ये 4 मैजिक टाइप प्लेयर्स एक एटलस बाइंड नाम का अटैक करते हैं। 2 अटैक से तो लैगाकॉन बच जाता है, लेकिन 2 अटैक लैगाकॉन को लग जाते हैं, जिससे लैगाकॉन के हाथ और एक पैर जमीन से बंध जाता है। लेकिन लैगाकॉन भी बड़ी ही जल्दी अपने दांतों से अपने एक हाथ को आजाद कर लेता है। लेकिन अनिमालिया भी बाकी मैजिक टाइप प्लेयर्स को अटैक करने के लिए कहती है और मैजिक टाइप प्लेयर्स एटलस बाइंड अटैक करते हैं। और इस बार लैगाकॉन का पैर बंधे होने की वजह से लैगाकॉन को सारे ही अटैक लग जाते हैं, जिससे लैगाकॉन बुरी तरीके से बंध जाता है। और फिर अनिमालिया लैगाकॉन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने इस यूनिक वेपन का इस्तेमाल करके एक मैजिक टाइप अटैक करती है, जिससे जमीन से 2 हाथ निकलते हैं और लैगाकॉन को पकड़कर जमीन से चिपका देते हैं, जिसके बाद लैगाकॉन बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। और लैगाकॉन के साथ ऐसा होता हुआ देखकर सुनराकू और साइगर जीरो काफी सरप्राइज हो जाते हैं। फिर अनिमालिया कहती है हमारा लैगाकॉन को पकड़ने का मिशन पूरा होता है। और ये सुनकर सारे ही एसएफज़ू क्लान के मेंबर्स काफी खुश हो जाते हैं और कुछ प्लेयर लैगाकॉन की फोटो खींचने लगते हैं। लेकिन अनिमालिया कहती है हमारे पास फोटो खींचने का समय नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है यूनिक सिनेरियो को ट्रिगर करना, और जो फोटो तुमने खींची है वो तुम मुझे बाद में सेंड कर देना। साइगर जीरो सुनराकू से कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग यूनिक सिनेरियो को ट्रिगर कर देंगे। सुनराकू कहता है मुझे नहीं लगता कि ये लोग यूनिक सिनेरियो को ट्रिगर कर पाएंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पेंसिल गन ने इनको दी है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, या सीधे शब्दों में कहूँ तो पेंसिल गन ने इनसे झूठ बोलकर पैसे ऐंठे हैं, जिससे उसके ऊपर से सारा कर्ज उतर जाए। लेकिन फिर भी जो काम एसएफज़ू क्लान ने अभी किया है वो काफी कमाल का है। हालांकि ऐसे बंदे होने के बावजूद भी लैगाकॉन बिल्कुल शांत है, जिसका मतलब है कि जरूर लैगाकॉन के पास कोई ना कोई ट्रिक जरूर है। तभी अचानक लैगाकॉन की एक शैडो आसमान की तरफ जाने लगती है और सुनराकू ये नोटिस कर लेता है, जो देखकर सुनराकू कहता है मैं लैगाकॉन के बारे में गलत था, क्योंकि मुझे लगता था कि लैगाकॉन को द नाइट स्लेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रात में हमला करता है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि लैगाकॉन की वजह से रात का अंधेरा हम पर हमला करता है। तभी अनिमालिया भी नोटिस करती है कि कुछ है जो ऊपर से अनिमालिया की तरफ देख रहा है, और अचानक अनिमालिया के ऊपर एक जोरदार हमला होता है, जिससे हर जगह धूल ही धूल हो जाती है। और जैसे ही धूल हटती है लोग देखते हैं कि अनिमालिया को लैगाकॉन ने अपने मुंह में दबा रखा है। लेकिन ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि एक लैगाकॉन ने अनिमालिया को मुंह में दबा रखा है और दूसरा लैगाकॉन जमीन से बंधा हुआ है। और इतनी बुरी तरीके से मरते हुए अनिमालिया सोच रही है मुझे रियल लाइफ में सभी जानवरों से एलर्जी है, लेकिन शंग्रीला फ्रंटियर गेम असलियत के काफी करीब है, जिस वजह से ये गेम मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं जानवरों को छू सकती हूँ, उनसे प्यार कर सकती हूँ और उनसे बातें भी कर सकती हूँ, जिस वजह से मैं कह सकती हूँ कि लैगाकॉन द नाइट स्लेयर बाकी जानवरों से अलग है। और फिर लैगाकॉन अनिमालिया को अपने मुंह में दबाकर मार देता है और अचानक गायब हो जाता है। जहाँ पर भी शैडोज हैं वहां से निकल कर लैगाकॉन एसएफज़ू क्लान के सारे ही मेंबर्स को मारते जाता है।
और ये देखकर सुनराकू कहता है ये दूसरा लाइगाकॉन जरूर असली लाइगाकॉन का क्लोन होगा। और फिर सुनराकू सोचता है जब मेरी लाइगाकॉन से लड़ाई हुई थी तो जरूर लाइगाकॉन ने अपनी इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके मुझ पर हमला किया होगा। और फिर थोड़ी देर बाद असली लाइगाकॉन भी आजाद हो जाता है और जो क्लोन लाइगाकॉन था वो वापस असली लाइगाकॉन की शैडोज में चले जाता है। और फिर एसेजू क्लान के सारे ही मेंबर्स के मरने के बाद साइगर जीरो सुनराकू से कहती है सुनराकू अब हमें क्या करना चाहिए। सुनराकू कहता है एसेजू क्लान की वजह से हमें लाइगाकॉन के ट्रिक्स के बारे में पता चल गया, जिस वजह से हमारा थोड़ा सा ही सही लेकिन चांस है कि हम इसे हरा सकते हैं। ये सुनते के साथ साइगर जीरो लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल देती है, लेकिन सुनराकू सोचने लगता है कि अगर ये लोग लाइगाकॉन से अभी लड़ेंगे तो हो सकता है कि साइगर जीरो एक्स यूनिक सिनेरियो को ट्रिगर कर दे और साइगर जीरो के पास इंफॉर्मेशन आने से शॉर्ट्सवुल्फ क्लान के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और शॉर्ट्सवुल्फ क्लान के पास इंफॉर्मेशन पहुंचने से जो हमने काफी बड़ा अलायंस बनाया है उसके पावर बैलेंस में फर्क पड़ सकता है, जिस वजह से ये भी हो सकता है कि शॉर्ट्सवुल्फ क्लान सबसे पहले लाइगाकॉन द नाइट स्लेयर को हरा दे। और सही यही रहेगा कि साइगर जीरो के साथ मैं भी यहाँ पर मर जाऊं। लेकिन ये सब सोचते हुए सुनराकू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये चीज एक प्लेयर होने की स्पिरिट के खिलाफ है। और सुनराकू को इतनी टेंशन में देखकर साइगर जीरो सोचती है ये बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार देखा था तब इसकी स्माइल ने मेरा ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। और जब मैंने इसको गेम स्टोर में देखा था तब गेम को हाथ में लेकर ये ऐसे खुश हो रहा था जैसे इसके पास हीरे मोती लग गए हों, जो देखकर मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। लेकिन अभी इसके सामने लाइगाकॉन द नाइट स्लेयर जैसी कीमती चीज है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। फिर सुनराकू का मूड ठीक करने के लिए साइगर जीरो कहती है सुनराकू अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो मैं बाकी शॉर्ट्सवुल्फ क्लान के मेंबर की तरह नहीं हूं और मुझे लाइगाकॉन द नाइट स्लेयर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और मैं इसको बस इस वजह से हराना चाहती हूं क्योंकि ये एक मॉन्स्टर है। क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है कि मैं एंजॉय करूं और अपना 100% दूं। साइगर जीरो की ये बातें सुनकर सुनराकू को रियलाइज होता है कि सबसे जरूरी चीज है कि शंग्रीला फ्रंटियर को एंजॉय करना। जिसके बाद सुनराकू कहता है कि अगर मैं खुद को एंजॉय कर रहा हूं तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रेजेंट को बोरिंग बना दें। और रे मेरी आंखें खुलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और चलो अब अपना 100% देते हैं। और फिर लड़ने के लिए ये दोनों लाइगाकॉन की तरफ और लाइगाकॉन इनकी तरफ भागते हुए आता है और फिर इनके बीच लड़ाई शुरू होती है। सुनराकू अपनी पैरी स्किल का इस्तेमाल करके लाइगाकॉन के अटैक्स को ब्लॉक करता है और ये मौका देखकर साइगर जीरो लाइगाकॉन पर हमला करती है, लेकिन साइगर जीरो के हमले से लाइगाकॉन को कुछ नहीं होता और लाइगाकॉन एक हिट मार के साइगर जीरो को दूर फेंक देता है। फिर सुनराकू कहता है मैं लाइगाकॉन को बिजी करता हूँ और रे तुम थोड़ा रेस्ट लेकर और एक अच्छा मौका देखकर लाइगाकॉन पर एक पावरफुल अटैक करना। तभी अचानक सुनराकू के ऊपर लाइगाकॉन का क्लोन अटैक करता है और सुनराकू उसके अटैक से बचकर कहता है मैं लाइगाकॉन के क्लोन को एसेजू क्लान से लड़ते हुए अच्छे से देख चुका हूँ, जिसके बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि लाइगाकॉन का क्लोन बस सीधे साधे हमले ही कर सकता है। और अगर हम बिल्डिंग से बनने वाली शैडोज का ध्यान रखें तो इसके अटैक से बचना नामुमकिन नहीं है, बल्कि हमें उस अटैक पर नजर रखने की जरूरत है जो इसने एनिमालिया के ऊपर किया था। लेकिन जब चांद बादलों से ढक जाता है तो हर जगह अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद इसका क्लोन अंधेरे के साथ घुल मिल जाता है और उसे देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिस वजह से हम उसके अटैक से नहीं बच सकते। इसलिए जब तक चांद हमें दिख रहा है तब तक हमें लाइगाकॉन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमले करने चाहिए। और रे तुम लड़ते हुए बादलों के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना। रे यानी कि साइगर जीरो कहती है ठीक है, और रे फिर एक अच्छा मौका देखकर लाइगाकॉन पर एक एपोकेलिप्स नाम का काफी पावरफुल अटैक करती है और इस अटैक से लाइगाकॉन भी थोड़ा पीछे हो जाता है। और ये देखकर सुनराकू भी कहता है बहुत बढ़िया, ये काफी जबरदस्त अटैक था। साइगर जीरो कहती है अब मैं इसका ध्यान अपनी तरफ करती हूँ। सुनराकू कहता है ठीक है, और मैं अपना री लेगेसी वेपन ग्रिल्टा ब्रिल इक्विप कर लेता हूँ। और जब सुनराकू वेपन इक्विप करने ही वाला होता है तभी अचानक पीछे शैडो में से लाइगाकॉन सुनराकू पर हमला करता है। सुनराकू लाइगाकॉन के अटैक से बड़ी ही आसानी से बचकर कहता है इसके क्लोन से बस मुझे एक बार ही बचने की जरूरत है, क्योंकि ये बार बार घूमकर हमला नहीं करता। तभी साइगर जीरो चिल्लाती है सुनराकू तुम गलत समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सामने असली लाइगाकॉन है। ये देखकर सुनराकू की हालत खराब हो जाती है और लाइगाकॉन एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है जिससे काफी धूल उड़ जाती है और अचानक धूल में से निकलकर सुनराकू साइगर जीरो के साइड में आकर खड़ा हो जाता है।
लेकिन सुनराकू सोचता है अगर मेरे पास इन्वेंटोरिया नहीं होता तो अब तक लाइगाकॉन मुझे मार चुका होता। फिर साइगर जीरो कहती है लाइगाकॉन के इस अटैक से साफ होता है कि असली लाइगाकॉन भी शैडोज के जरिए ट्रैवल कर सकता है। सुनराकू कहता है हाँ, लेकिन ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो ये है कि लाइगाकॉन ने हमसे ये बात छुपाई, जिस वजह से मुझे लगा था कि असली लाइगाकॉन शैडोज के जरिए हम पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि लाइगाकॉन ने ये टेक्निक शुरू से अब तक इस्तेमाल नहीं की थी, जिसका मतलब है कि लाइगाकॉन अब तक हमें बेवकूफ बना रहा था जिससे वो हम पर हमला करके हमें मार सके। जिस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि लाइगाकॉन हमारी सारी बातों को समझ सकता है। और सुनराकू की ये सारी बातें सुनकर लाइगाकॉन के चेहरे पर एक शैतानी से भरी हुई स्माइल आ जाती है। फिर लाइगाकॉन सुनराकू पर हमला करता है। सुनराकू लाइगाकॉन के अटैक से बचकर अपने रिफ्लेक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है और लाइगाकॉन सुनराकू के रिफ्लेक्शन पर अटैक करता जाता है, क्योंकि लाइगाकॉन को ये लगता है कि सुनराकू का रिफ्लेक्शन ही असली सुनराकू है। और सुनराकू जल्दी से साइगर जीरो के पास पहुंचकर कहता है रे, हमें लाइगाकॉन को हराने के लिए जल्दी से कोई प्लान बनाना होगा। रे यानी साइगर जीरो कहती है सुनराकू, मेरे पास एक अल्टीमेट अटैक है और एसएलएफ के अंदर एक बारी में सबसे ज्यादा डैमेज करने का रिकॉर्ड भी इसी अटैक का है, और अगर लाइगाकॉन पर मैंने इस अटैक से हमला किया तो जरूर ये अटैक लाइगाकॉन पर असर जरूर करेगा, लेकिन इस अटैक को करने की कंडीशंस काफी मुश्किल हैं, जिस वजह से मैं लाइगाकॉन से अपनी पिछली लड़ाइयों में लाइगाकॉन पर यह अटैक नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद से मैं ये अटैक लाइगाकॉन पर कर पाऊंगी। सुनराकू कहता है मैं तुम्हारा ये अटैक देखना चाहूंगा और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ रे। और फिर साइगर जीरो सुनराकू को कंडीशन समझाती है कि साइगर जीरो को लाइगाकॉन के ऊपर एक एपोकैलिप्स और दूसरा कैटास्ट्रॉफी नाम के स्किल से 5-5 बार हमला करना होगा, और साइगर जीरो को कैटास्ट्रॉफी स्किल इस्तेमाल करने के लिए अपनी इस दूसरी फॉर्म में आना पड़ता है। और फिर साइगर जीरो लाइगाकॉन के ऊपर अपने कैटास्ट्रॉफी स्किल का इस्तेमाल करके उसे एक जोरदार हिट करती है, और सुनराकू जल्दी से लाइगाकॉन का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए लाइगाकॉन पर हमले करने लगता है और लाइगाकॉन के हमलों से बचकर भागने लगता है। तभी अचानक रे चिल्लाती है सुनराकू, चांद बादलों के पीछे छिपने वाला है। ये सुनकर सुनराकू सोचता है मुझे फोकस करना होगा, क्योंकि अगर मैं ये समझ पाऊं कि लाइगाकॉन का इनविजिबल क्लोन मुझ पर कहां से हमला करेगा तो मैं उसके अटैक से बच सकता हूं, भले ही मैं उसके अटैक को देख ना सकूं। और जैसे ही लाइगाकॉन अपने क्लोन को समन करता है वैसे ही एक धीमी सी आवाज आती है और मुझे उसी आवाज पर फोकस करना है, लेकिन मैं इस असली लाइगाकॉन से लड़ते हुए ये सब कैसे कर पाऊंगा। और चांद छिपते ही लाइगाकॉन का क्लोन सुनराकू पर हमला करता है, और साइगर जीरो को भी ये देखकर ऐसा लगता है कि लाइगाकॉन का क्लोन ने सुनराकू को मार दिया, लेकिन असल में सुनराकू बचकर इन्वेंटोरिया में आ गया है। लेकिन सुनराकू को इस बात से काफी इरिटेशन हो रही है कि सुनराकू लाइगाकॉन के क्लोन का हमला डॉच नहीं कर पाया, क्योंकि इन्वेंटोरिया का इस्तेमाल करने में सुनराकू का माना काफी इस्तेमाल हो जाता है, जिस वजह से सुनराकू यहाँ पर एक माना पोशन पी लेता है, जिससे सुनराकू का माना दोबारा फुल हो जाता है। फिर सुनराकू कहता है अगर मैंने इनविजिबल क्लोन से बचने का कोई तरीका नहीं सोचा तो लाइगाकॉन मुझे जल्द ही मार देगा। लेकिन तभी सुनराकू की नजर नॉन स्टैंडर्ड ईथर रिएक्टर के साथ साथ किसी और चीज पर पड़ती है, जो देखकर सुनराकू काफी खुश हो जाता है। और अभी बाहर साइगर जीरो यानी कि रे की लाइगाकॉन से लड़ने में हालत खराब हो रखी है। तभी वहाँ सुनराकू आकर कहता है माफ करना, मुझे यहाँ आने में समय लग गया। और फिर सुनराकू अपनी रिफ्लेक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से लाइगाकॉन सुनराकू के रिफ्लेक्शन पर अटैक करने लगता है और सुनराकू साइगर जीरो के पास पहुंच जाता है। साइगर जीरो कहती है सुनराकू तुम ठीक हो, और तुमने ये सर पे क्या पहना हुआ है। सुनराकू कहता है इसका नाम आदेबाने है और ये एक नॉन स्टैंडर्ड स्पेशलाइज्ड आर्मर है। और फिर सुनराकू इन्वेंटोरिया से एक नॉन स्टैंडर्ड टैक्टिकल बर्ड सुजाकू को यहाँ समन कर देता है, जिसको सुनराकू अपने हेलमेट से कंट्रोल कर सकता है। और इस सुजाकू नाम के बर्ड का एनर्जी सोर्स है नॉन स्टैंडर्ड ईथर रिएक्टर। फिर सुजाकू कहता है मुझे आपके ऑर्डर्स का इंतजार है। सुनराकू फिर सुजाकू को कुछ ऑर्डर देता है और साइगर जीरो सुजाकू को देखकर सोचती है मुझे इस गेम को खेलते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी है। और फिर साइगर जीरो लाइगाकॉन को एक और कैटास्ट्रॉफी नाम के स्किल से हिट करती है, और फिर सुनराकू के ऑर्डर्स लेने के बाद सुजाकू आसमान में उड़ जाता है। फिर सुनराकू के रिफ्लेक्शन के गायब होने के बाद सुनराकू भागते हुए लाइगाकॉन की तरफ आने लगता है और साइगर जीरो से कहता है वो रिफ्लेक्शन गायब हो चुकी है, इसलिए तुम पीछे हट जाओ और लाइगाकॉन का ध्यान मैं अपनी तरफ करता हूँ। और सुनराकू फिर लाइगाकॉन के सामने खड़े होके क्रिस्टल बुलेट उस पर फायर करता है,
लेकिन लेगाकॉन क्रिस्टल बुलेट से बच जाता है और क्रिस्टल बुलेट पीछे जाकर दीवार में गड़ जाती है। फिर लेगाकॉन सुनराकू को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और सुनराकू लेगाकॉन से भागते भागते उसी दीवार तक पहुंच जाता है जिसमें क्रिस्टल बुलेट गड़ी थी और सुनराकू अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए दीवार में वाइब्रेशन करने लगता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल बुलेट अचानक काफी लंबी हो जाती है और सीधा लेगाकॉन के मुंह पर लगती है। लेकिन फिर दोबारा लेगाकॉन सुनराकू पर हमले करने लगता है और सुनराकू लेगाकॉन से बचकर भागने लगता है। और ये देखकर साइगर ज़ीरो कहती है सुनराकू सही में काफी कमाल का है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे सुनराकू लेगाकॉन के हमलों से बचने में और भी बेहतर होता जा रहा है। लेकिन अब दोबारा चांद बादलों के पीछे छुपने वाला है। तभी साइगर ज़ीरो चिल्लाती है सुनराकू सावधान हो जाओ, इनविजिबल क्लोन तुम पर हमला करने वाला है। ये सुनकर सुनराकू सोचता है इनविजिबल क्लोन एक सरप्राइज अटैक है जो अंधेरे के वक्त होता है जब चांद की रोशनी गायब हो जाती है। और सुनराकू कहता है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम हो सुजाकू, और जाओ जाकर सारे बादलों को चांद के सामने से हटा दो। और अभी सुजाकू फुल स्पीड में बादलों से टकरा टकरा कर बादलों को चांद के सामने से हटा देता है और चांद की रोशनी पड़ते ही सुनराकू लेगाकॉन के क्लोन को साफ साफ देख पाता है और कहता है अगर मैं तुम्हें देख सकता हूँ तो तुम किसी और क्लोन अटैक से अलग नहीं हो। फिर सुनराकू क्लोन के अटैक से बचकर एक ऊंची छलांग मारता है और असली लेगाकॉन के मुंह पर एक जोरदार हिट मारता है। और साइगर ज़ीरो अपने एपोकलिप्स स्किल का इस्तेमाल करके लेगाकॉन पर एक काफी जोरदार हिट मारती है। लेकिन ये अटैक लगते ही लेगाकॉन मुस्कुराता है और अचानक साइगर ज़ीरो को एक हाथ मारकर दूर फेंक देता है, जिससे साइगर ज़ीरो को ठीक ठाक डैमेज हो जाता है। इस समय अकाने अकित्सु, सीकरू और एमुल भागते हुए सुनराकू की तरफ जा रहे हैं और सीकरू अकाने अकित्सु से पूछता है अकाने तुम्हें पक्का पता है ना कि सुनराकू तुम्हें जानता है। अकाने कहती है मैं दावे के साथ नहीं कह सकती, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन एमुल ने मुझे दी है उस हिसाब से ये वही सुनराकू है। और दूसरी तरफ लेगाकॉन का हिट खाकर रे यानी कि साइगर ज़ीरो को थोड़ा डैमेज हो चुका है और सुनराकू भागते हुए कहता है तुम खुद को हील करो। फिर सुनराकू लेगाकॉन पर हमला करने लगता है जिससे रे को समय मिले जिससे वो खुद को हील कर सके। लेकिन लेगाकॉन सुनराकू को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और रे को मारने के लिए दौड़ता है। और फिर रे लेगाकॉन के हमलों से बचकर भागने लगती है, जिस वजह से रे खुद को हील भी नहीं कर पाती। और इस समय रे के पीछे लेगाकॉन और लेगाकॉन के पीछे सुनराकू भाग रहा है। लेकिन जब रे देखती है कि सुनराकू रे का नाम चिल्ला रहा है तब रे लड़ने के लिए रुक जाती है और सोचती है सुनराकू इतनी जल्दी हार मानने वाले लोगों में से नहीं है और मैं भी इस गेम की एक टॉप प्लेयर हूँ जिसको अटैक मास्टर के नाम से जाना जाता है। और फिर रे लेगाकॉन पर हमला करने ही वाली होती है कि अचानक रे का शरीर हिलना बंद कर देता है और फिर पीछे परछाई में से लेगाकॉन का क्लोन निकलने लगता है और वो भागते हुए आता है और सीधा रे को अपने मुंह में दबाकर फाड़ना शुरू कर देता है। और जब ऐसा लग रहा होता है कि रे मर चुकी है तभी अचानक रे का शरीर लकड़ी का बन जाता है और इस लकड़ी को देखकर सुनराकू भी हैरान हो जाता है, क्योंकि सुनराकू को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या। तभी हम देखते हैं कि अकाने ने अपना स्किल का इस्तेमाल करके ये काम किया है और अकाने ने रे को बचा लिया है। फिर अकाने कहती है जब हम बॉडी रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तब बॉडी की जगह एक लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है और रे सोचती है क्या इसने मुझे बचाया और आखिर ये निंजा प्लेयर है कौन। और रे अकाने को शुक्रिया कहती है। फिर अकाने कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है और जहाँ तक है कि तुम सुनराकू तो नहीं हो, जिसका मतलब है वहाँ जो इंसान खड़ा है वो सुनराकू होगा। लेकिन अभी सुनराकू भी सोच रहा है कि आखिर ये प्लेयर है कौन। तभी एमुल सुनराकू के पास पहुंचती है और कहती है सुनराकू हम आखिरकार मिल ही गए और सही में ये काफी लंबी जर्नी थी। तभी यहाँ पर सीकरू भी पहुंच जाता है जो काफी थका हुआ है और कहता है आखिरकार हम यहाँ पर पहुंच ही गए। और सीकरू को देखकर सुनराकू कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए, लेकिन क्या तुम एमुल के बड़े भाई हो। सीकरू कहता है हाँ मैं एमुल का बड़ा भाई हूँ और वहाँ जो प्लेयर खड़ी है उसका नाम अकाने अकित्सु है और वो तुमसे मिलना चाहती थी। और फिर लेगाकॉन दोबारा रे पर हमला करता है और अब रे और अकाने साथ साथ लेगाकॉन से भाग रहे हैं। रे कहती है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, और क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा और सुनराकू का आखिर किस तरीके का रिलेशन है। अकाने कहती है वो मेरे सेनपाई की तरह हैं और मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करती हूँ। और इस सेनपाई वर्ड का मतलब होता है कि वो सीनियर जो अपने जूनियर्स की मदद करे। तभी अचानक दोबारा लेगाकॉन रे को मारने ही वाला होता है कि अकाने अपने स्किल का इस्तेमाल करके रे के शरीर की जगह एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देती है और रे टेलीपोर्ट होकर दोबारा मरने से बच जाती है।
और फिर लैगाकॉन दोबारा रे को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और सुनराकू भी अभी लैगाकॉन के पीछे दौड़ रहा है। और सुनराकू कहता है हालांकि अकाने इस समय सिर्फ डिफेंड ही कर सकती है, लेकिन फिर भी ये लैगाकॉन के सामने काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तभी सीक्रू कहता है तुम उसके लुक्स पर मत जाओ, क्योंकि अकाने एक काफी स्किल्ड फाइटर है और उसको 7 कॉलोसी में से एक द गोल्डन ड्रैगन किंग सिगवम द स्काई रूलर ने रिकॉग्नाइज किया है। फिर सुनराकू सोचता है अकाने के माथे पर जो निशान है वो जरूर सिगवम का कर्स मार्क होगा, लेकिन आखिर वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। फिर सुनराकू चिल्लाकर कहता है अकाने अकित्सु, क्या तुम रे को थोड़ी देर और सपोर्ट कर सकती हो जैसे कि तुम कर रही हो, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। ये सुनकर अकाने को अच्छा लगता है और वो कहती है ठीक है, मैं ये काम अच्छे से करूंगी। और इस बात से रे को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है कि सुनराकू को अकाने पर डिपेंड होना पड़ रहा है और रे इस समय कोई भी मदद नहीं कर सकती। और अभी आसमान में सुजाकू जो एक रोबोट है लगातार चांद के सामने से बादलों को हटा रहा है। और फिर सुनराकू कहता है इस समय हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लैगाकॉन लगातार रे पर हमला कर रहा है, क्योंकि शायद उसे ऐसा लगता होगा कि रे उसके लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, या शायद उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन चाहे जो भी हो, हमें लैगाकॉन का ध्यान रे पर से हटाना ही होगा। और सीक्रू तुम जाकर उन दोनों की मदद करो, और एमुल तुम अपनी मैजिक चेन का इस्तेमाल करके लैगाकॉन को रोकने की कोशिश करो। और फिर एमुल अपनी मैजिक चेन का इस्तेमाल करके लैगाकॉन का पैर पकड़ लेती है और लैगाकॉन बस जरा सी ही देर में एमुल की चेन तोड़ देता है। और सुनराकू कहता है हमारे लिए लैगाकॉन का जरा सा ही रुकना काफी है। फिर सुनराकू लैगाकॉन पर हमलों की बरसात कर देता है, लेकिन इतने हमले होने के बावजूद भी लैगाकॉन सुनराकू को इग्नोर करके रे की तरफ दौड़ता है। और अकाने सुनराकू से कहती है ये काफी कमाल का अटैक था, बिल्कुल क्विक ड्रॉ फिस्ट की तरह जो तुमने बर्जर्क ऑनलाइन पैशन गेम में इस्तेमाल किया था। ये बर्जर्क ऑनलाइन पैशन गेम वाली बात सुनकर सुनराकू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और अकाने से पूछता है एक सेकंड, क्या तुम बर्जर्क ऑनलाइन पैशन गेम की प्लेयर हो? अकाने कहती है हाँ, और वहाँ मेरा नाम ड्रैगन फ्लाई था और हम दोनों ने आपस में फाइट भी की थी। ड्रैगन फ्लाई सुनकर सुनराकू को याद आ जाता है कि ये कौन है। और फिर सुनराकू पूछता है क्या तुम मुझसे इतनी दूर इसलिए मिलने आई हो क्योंकि तुमको ये लग रहा है कि मैं वही सुनराकू हूँ? अकाने कहती है मैं यहाँ तक एमुल और सीक्रू की मदद से 3 एरियाज को पार करके पहुंची हूँ। और फिर रे अचानक अपनी फॉर्म चेंज करके लैगाकॉन के ऊपर अपना कैटास्ट्रॉफी नाम का हमला करती है, जिसके बाद लैगाकॉन रे पर पंजे से हमला करता है और रे लैगाकॉन का हमला ब्लॉक करती है। लेकिन इसके बावजूद भी रे उड़ते हुए दूर जाती है और सोचती है अब मुझे कंडीशंस पूरी करने के लिए लैगाकॉन के ऊपर बस कुछ ही हमले करने हैं। लेकिन अचानक परछाई में से निकलकर लैगाकॉन का क्लोन रे के पीछे आ जाता है और वो रे को मारने ही वाला होता है कि एन मौके पर अकाने अकित्सु अपने स्किल का इस्तेमाल करके रे को बचा लेती है। लेकिन फिर दोबारा लैगाकॉन इनके पीछे आने लगता है और ये लैगाकॉन से भागने लगते हैं। और फिर अकाने सबको बताती है कि अकाने अपने स्किल को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिससे वो लगातार रे को बचा रही थी, क्योंकि अकाने ने अपनी सारी लकड़ियां इस्तेमाल कर दी हैं, जिसकी मदद से अकाने अपने इस स्किल को इस्तेमाल करती है। ये सुनकर सब काफी हैरान हो जाते हैं और तभी लैगाकॉन एक पिलर को अपने दांतों से तोड़कर उसको अकाने की तरफ फेंकता है। लेकिन जब ये पिलर अकाने को लगने ही वाला होता है तभी सीक्रू भागते हुए आता है और इस पिलर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिस वजह से अकाने मरने से बच जाती है। फिर सीक्रू को शुक्रिया कहकर अकाने दोबारा भागना शुरू करती है और सुनराकू से कहती है सुनराकू मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा लेवल अभी बस 43 है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं इसको डैमेज पहुंचा सकती हूँ। सुनराकू कहता है चिंता मत करो और खुद को ज्यादा फोर्स मत करो इस सब के लिए। और फिर सुनराकू सोचता है लैगाकॉन के अंदर कुछ तो अजीब जरूर है, क्योंकि जब भी हम इस गेम के अंदर किसी मॉन्स्टर को डैमेज पहुंचाते हैं तो उसके अंदर से पिक्सल्स निकलते हैं। लेकिन लैगाकॉन पर काफी सारे जोरदार अटैक करने के बावजूद भी लैगाकॉन में से कोई भी पिक्सल नहीं निकला। और शुरू में तो मुझे बस ऐसा लगा था कि लैगाकॉन की चमड़ी बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन जब रे के हमलों से भी ये साफ देखा जा सकता था कि लैगाकॉन के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब भी लैगाकॉन के अंदर से कोई भी पिक्सल नहीं निकला। और इस चीज से एक बात तो साफ होती है। फिर सुनराकू कहता है एमुल लैगाकॉन के ऊपर अपने माना शेकर स्पेल से हमला करो। एमुल कहती है लेकिन वो स्पेल तो। सुनराकू कहता है एमुल सब कुछ ठीक है और ये बस मेरी थ्योरी है कि इस अटैक से लैगाकॉन पर असर जरूर होगा। और फिर एमुल लैगाकॉन के ऊपर अपने माना शेकर स्पेल से हमला करती है और लैगाकॉन इससे बचने की कोशिश करता है, जिस वजह से ये हमला लैगाकॉन से बस छूते हुए निकल जाता है। और सुनराकू कहता है काम बन गया और तुमने ज्यादा नहीं लेकिन लैगाकॉन को डैमेज पहुंचाया है।
माना शेकर से किसी भी फिजिकल चीज पर कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन इससे उन मॉन्स्टर्स पर बहुत असर पड़ता है जो जादू के बने हुए होते हैं, जैसे कि भूत वगैरह। और लैगाकॉन द नाइट स्लेयर, तुम भी यही चीज हो। हालांकि इस लेवल के डैमेज से तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी और लगता है कि रे ने जो तुम्हें डैमेज पहुंचाया है तुम उसे चुपके से हील कर रहे हो। और अब लैगाकॉन सुनराकू और एमुल पर हमला करता है और भागते हुए सुनराकू कहता है, एमुल तुमने कमाल का काम किया और लगता है कि लैगाकॉन को सबसे बड़ा खतरा तुम लग रही हो। और ये बात सुनकर एमुल रोने लगती है क्योंकि लैगाकॉन अब एमुल के पीछे पड़ चुका है। और लैगाकॉन के हमलों से बचते हुए सुनराकू भी मनी मन सोचता है लैगाकॉन का एमुल को टारगेट करना काफी रिस्की काम है, क्योंकि एनपीसी प्लेयर्स की तरह नहीं होते और अगर एमुल एक बार मर गई तो वो वापस जिंदा नहीं होने वाली। तभी सुनराकू के पास नोटिफिकेशन आती है कि सुजाकू की बैटरी अब 5% से भी कम है, जो देखकर सुनराकू सुजाकू को नीचे उतरकर अपनी पावर सेव करने का ऑर्डर देता है। और फिर सुनराकू सोचता है सुजाकू से मुझे एक बहुत जरूरी काम करवाना है, जिस वजह से मैं उसकी बैटरी 0 नहीं होने दे सकता। और मौका देखकर रे दोबारा लैगाकॉन पर हमला करती है, जिसके बाद लैगाकॉन दोबारा रे को अपना टारगेट बनाता है। और रे को बचाने के लिए सुनराकू कहता है, एमुल जल्दी से दोबारा माना शेकर स्पेल का इस्तेमाल करो, जिससे लैगाकॉन का ध्यान दोबारा हमारी तरफ आ जाए। एमुल कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उस स्पेल का अभी इस्तेमाल किया है। सुनराकू कहता है, तो फिर अपनी मैजिक चेन का इस्तेमाल करो। और सुनराकू खुद अपनी क्रिस्टल बुलेट फायर कर देता है और एमुल चेन से लैगाकॉन का हाथ पकड़ लेती है, जिससे लैगाकॉन का थोड़ा ध्यान भटक जाता है। और मौका देखकर रे दोबारा लैगाकॉन पर हमला कर देती है और फिर कहती है, कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। सुनराकू कहता है, रे तुम अपने स्पेशल स्किल को तैयार करो और तब तक हम लैगाकॉन को देखते हैं। और फिर रे अपनी तलवार जमीन में गाड़कर मंत्र पढ़ना शुरू करती है। और अकाने पूछती है, सीकरू अब हमें क्या करना चाहिए? सीकरू कहता है, अकाने एक्शन लेने का हमारा समय नहीं आया है। फिर सुनराकू कहता है, रे को अपना स्पेशल स्किल तैयार करने के लिए काफी लंबे मंत्र पढ़ने होंगे और इस दौरान वो खुद को नहीं बचा सकती, जिस वजह से मुझे किसी भी कीमत पर उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर सुनराकू लैगाकॉन को चैलेंज करता है और अब चांद को भी बादलों ने ढक दिया है। और यहाँ यह एपिसोड खत्म होता है।